नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पॉलिटी के यहाँ पर 160 प्रश्नों कवर करेंगे और ये प्रश्न हमारे 101 से लेकर स्टार्ट होंगे आपके 260 नंबर तक, यानी टोटल आपके 160 प्रश्नों कवर करेंगे जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। और सभी को देखिए हैप्पी दिवाली, दिवाली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसमें हम लगातार देखेंगे सुपर फास्ट तरीके से 160 प्रश्नों को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इसके पहले हमने क्लास कराया था, उसमें 100 प्रश्न करा दिया था, प्ले लिस्ट बना दिया, वहां से देख लीजिएगा। राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को हैप्पी दिवाली, सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, 101 नंबर से स्टार्ट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे। लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक, यहाँ पर लिखा है सहायता के अधिकार को स्थापित करने के लिए निर्देशित है आपका। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को स्थापित करने के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, कह रहे हैं सर अनुच्छेद नंबर 41 लगा दीजिए। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, जिनका भी जवाब आया बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं। अगला प्रश्न बताइए। हाँ राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में श्रमिकों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में श्रमिकों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि स्थापित करने का निर्देश दिया गया है ना। 102 नंबर का देखिए आपको यहाँ पर कमेंट करना राइट आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ये वाला जो प्रश्न है ना, ये श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी वाला पूछेंगे तो अनुच्छेद नंबर 43 लगाइएगा। इसके पहले जो हमने पूछा था ना, कुछ मामलों में काम, शिक्षा, सहायता वाला था, ये आपका क्या था, ये आपका 41 था। तो इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है 41 और 43 में, इनको अच्छे समझ लीजिए। जब श्रमिकों के लिए जब श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी की हम बात करेंगे ना, तो आपको क्या लगाना है, अनुच्छेद नंबर 43 लगाना है। इस चीज को समझ लीजिए। राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे। अगला प्रश्न आपके सामने, बताइए संविधान के अनुच्छेद नंबर 348 के पहले के अनुसार आपको बताना है कि भारत के उच्च न्यायालयों में कार्यवाही के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि संविधान के अनुच्छेद 348 को जो पहला है, इसके अनुसार बताइएगा कि भारत के उच्च न्यायालयों में कार्यवाही के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, जो भाषा आपकी प्रयोग होती है अंग्रेजी होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। हाँ, राज क्षेत्र की राजभाषा नहीं, अंग्रेजी होता है। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी जो सलाह के अनुसार अपने कार्य करेगी। मतलब आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगी जो सलाह के अनुसार अपने कार्य करेगी। 104 नंबर बताइएगा। 104 नंबर का जवाब यहाँ पे क्या होगा, अनुच्छेद नंबर कह रहे सर 74 का फर्स्ट लगा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है, जिनका भी जवाब 74 का फर्स्ट आया है ना, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या, सी नंबर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखो 73 का जो फर्स्ट है ना, उसमें क्या बताया गया है, संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार उन मामलों तक होगा जिनके संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति है। 74 का फर्स्ट क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। जिनका भी 74 का फर्स्ट आया है बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न आपको यहाँ पर बताना है, अनुच्छेद 170 के अनुसार बताइए प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की जो संख्या है कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखो अनुच्छेद नंबर 170 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में विधानसभा की जो सीटें हैं वो 500 से अधिक और 60 से कम नहीं होनी चाहिए। देखो आप इस चीज को समझ लीजिए कि कोई भी राज्य है ना, चाहे वो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है किसकी जनसंख्या कितनी है, सीटों को जो बंटवारा मिलता है, सीटें जो आपकी होती हैं वो आपकी जनसंख्या के अनुसार होती है। राज्य में जनसंख्या के अनुसार सीटों का बंटवारा होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं सब ज्यादा सीटें हैं, 403 404 लगभग मान लो, तो ये सबसे ज्यादा यूपी में विधानसभा की हैं। ऐसे ही और भी राज्य हैं वहां पे जनसंख्या यूपी ज्यादा नहीं है, वहां पर कम है। तो यहाँ पर मैक्सिमम आपका कितना बताया गया है, 500 है ना। 500 क्या है, अब 500 से अधिक नहीं होना चाहिए और मिनिमम में बात करेंगे 60 से कम।
न्यूनतम की बात करेंगे तो 60 से कम भी नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कितना भी कोई छोटा राज्य है, वहां पे जो सीटें होंगी विधानसभा की सीटें 60 से ऊपर ही होंगी, 60 से नीचे नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि 40 सीटें, 5 सीटें, 20 सीटें, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब 60 से कम भी नहीं होगा और 500 से ज़्यादा भी नहीं होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आपको बताना है। देखो 550 बताए हैं, 550 लोकसभा में होता है। ये हमने राज्य विधानसभा की बात कर रहे हैं ना, तो विधानसभा में आपका कितना है, 500। अगर लोकसभा की पूछते तो कितना बताते, 552 जो होता है, दो तो आपके एंग्लो इंडियन वाले खत्म कर दिए हैं, तब 550 हो जाता है ना। वो लोकसभा की सीटें पूछेगा तब। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करते हैं वो आपका है अनुच्छेद नंबर 123 है। आप सभी को पता होगा किसान बिल जो था आपका वो अध्यादेश के द्वारा ही जारी किया गया था। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, राज्यपाल के पास भी ताकत होती है, राज्यों में राज्यपाल होते हैं, तो इनके पास भी अध्यादेश जारी करने की क्या होती है, शक्ति होती है। ये भी कर सकते हैं, मान लो संसद जो आपकी है, विधानसभा जो है आपकी नहीं चल रही किसी कारण से, मान लो कोई कानून बनाना है, पेश करना है, तो वहां पर क्या है, अध्यादेश लाया जाता है। तो ये जो राज्यपाल जारी करते हैं अनुच्छेद नंबर 213 है। अनुच्छेद नंबर कितना है, 213 याद रखिएगा। विकल्प आपका क्या है, बी नंबर यहाँ पे सही है। राज्यपाल पूछेगा तो 213 बताइएगा। अगला प्रश्न बताइएगा। हाँ, राधे राधे भैया, राधे राधे, नमस्ते सभी को, नमस्ते। यहाँ पर पूछा गया है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची जो है ना किससे संबंधित है। दूसरी अनुसूची बताइए किससे संबंधित है ना, यहाँ पर आपको बताना है। करेक्ट आंसर दीजिएगा सभी लोग, है ना। सभी लोग यहाँ पे बताइए आंसर क्या होगा। हमने पूछा दूसरी अनुसूची, है ना, दूसरी अनुसूची बताइए, दूसरी अनुसूची बताइए। 107 नंबर का जवाब क्या होगा। ये आपका राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इनका जो वेतन वगैरह है ना, ये सब आपका दूसरी अनुसूची में ही तो बताया गया है। ये दूसरी अनुसूची में बताया गया, याद रखिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। पहली अनुसूची में क्या है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके क्षेत्रों की सूची है। अच्छा, शपथ के बारे में जानते हैं ना, ये तृतीय है, तीसरी अनुसूची में आपका, ये तीसरी में है आपका। ये किसमें आपका है, तीसरी अनुसूची में, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहां पर बताइए, राइट आंसर क्या होगा। शासित प्रदेशों और उनके क्षेत्रों की सूची है। अच्छा, शपथ के बारे में जानते हैं ना, ये तो चलिए यहां पर देखिए, सभी लोग कमेंट करते रहिए, जो भी लोग बाद में आए हैं। बताइए इनमें से कौन भैया संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। संवर्ती सूची के अंतर्गत कौन आता है, ऐसी सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। तो आप कहेंगे सर 1 लगा दीजिए। 1 आपका किसमें आता है, संवर्ती सूची में आता है। याद रखिएगा, संघ सूची में रक्षा है, विदेशी मामले, रेलवे, ये सब आपके किसमें आते हैं, रक्षा, पुलिस नहीं, आपका रक्षा हो गया आपका, है ना। पुलिस तो राज्य सूची का है भैया, पुलिस किसका है, राज्य सूची का है, ठीक है ना। पुलिस किसका है, राज्य सूची का है, ये ध्यान रखिएगा। पुलिस क्या राज्य सूची का विषय होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न यहां पर बताइएगा, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बताइए, यहां पर प्रश्न आपसे आपके सामने है कि कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहां पर पूछा गया कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है। आपको बताना है यहाँ पे आंसर क्या होगा। 109 नंबर बताइए। तो 109 नंबर का जवाब अगर आपका आ रहा है अरुणाचल प्रदेश, तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। हाँ, कह रहे हैं सर 10वीं अनुसूची में दल बदल था, बिल्कुल सही बात है। 10वीं अनुसूची में देखो 10 का मतलब क्या, 10 से 10 हो गया और 10 से दल बदल भी हो गया, ऐसे याद रखा करो, है ना। 10वीं में 10 आया आता है कि नहीं आता, 10 आता है, तो दल बदल वाला हो गया। अगला बताइए, भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा और किन 2 भाषाओं को साहित्य अकादमी के द्वारा मान्यता दी गई है। तो वो हिंदी वाला प्रश्न आ गया। भारतीय संविधान में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं सुने हैं, 1 लाख रुपए राशि है, 22 भाषाओं के अलावा 2 भाषाओं में दिया जाता है, वो दोनों आपकी हैं राजस्थानी, अंग्रेजी, टोटल 24 भाषाओं में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है सभी का, देख लो। 22 भाषाएं तो हैं ही जो हैं आपकी, 2 आपकी और है। अंग्रेजी याद रखिएगा, अंग्रेजी जो 22 भाषा है ना उसमें आपका नहीं है, याद रखिएगा, अलग से आपका। इनमें से बताइए कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने या उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है। बताइए कौन सा अनुच्छेद है। 111 नंबर में हमने पूछा, आपको जवाब देना, आंसर क्या होगा।
अनुच्छेद का नाम पूछा गया, अनुच्छेद नंबर बताइए कौन सा हो जाएगा। चलिए सभी लोग यहाँ पे आंसर दीजिएगा। 111 नंबर का देखते हैं किसका जवाब आता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए फिर जवाब दीजिएगा। हाँ बहुत बढ़िया, 111 नंबर कह रहे हैं सर, 341 लगा दीजिए। तैयारी बहुत अच्छी है आपकी। हाँ ना, 341 जिनका भी जवाब आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। 341 क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। है ना, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है आपका। देखो 241 जानते हैं क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय। जो केंद्र शासित प्रदेश है ना वहां पर उच्च न्यायालय है इसमें, ठीक है ना, हाई कोर्ट केंद्र शासित प्रदेश में। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके, राज्य कितने हैं आपके, राज्य 8 हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं आपके, राज्य 28 है, 8 लिख रहे हैं देखो। केंद्र शासित प्रदेश कितने, 8 है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इनमें से बताइए किस राज्य को अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। 371 ए के तहत दिया गया है, आपको विशेष दर्जा दिया गया है, तो आप कहेंगे सर आंसर लगा दीजिए। हाँ देखते हैं किसका जवाब आ रहा है। भाग नंबर 21 में शामिल किया गया था 1962 में। आपको बताना राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए सभी लोग कमेंट करिएगा, राधे राधे। 112 नंबर का बताइए आंसर क्या होगा। आज आप लोगों के कमेंट बहुत धीमे धीमे आ रहे हैं, क्या बात है। चलिए इसका आंसर बताइए सभी लोग, राइट आंसर क्या होगा। अच्छा कह रहे हैं सर 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हाँ बिल्कुल सही बताया गया है। एक सेकंड आप लोगों को जाइए, थोड़ा सा इसको हम चार्ज में लगा देते हैं, एक सेकंड। हाँ यही तो हमने भी बताया है। चलिए हाँ 112 नंबर का कह रहे हैं सर, नागालैंड लगा दीजिए। नागालैंड कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। देखो कुछ लोग बी बताए हैं, बी नहीं होगा, है ना, यहाँ पर आपका गोवा नहीं, नागालैंड है आपका, ठीक है ना। नागालैंड यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, बिल्कुल सही है। देखो 371 वाला जो है ना आपका ए वाला, 370 जम्मू कश्मीर था आपका। हाँ देख लीजिए सभी कहा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, आपको बताना है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। ये कितना आसान प्रश्न है बताओ, ये किस में लिखा गया है। अनुच्छेद नंबर 1 ही में तो लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न बताइए, संसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। बताइए कौन सा इस सामान्य नियम का एक अपवाद है ना। सामान्य नियम का क्या एक अपवाद है, आपको बताना राइट आंसर यहां पर क्या होगा। 114 नंबर में देखिए, आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। हाँ 114 नंबर का देखिए, आपको यहां पर कमेंट करना है राइट आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर कह रहे हैं सर, यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है, यदि राज्यसभा जो है ना इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है, याद रखिएगा, संसद जो है राज्य सूची 2 है ना, ये आपका क्या कानून बना सकती है, याद रखिएगा, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही आंसर था आपका। अगला प्रश्न बताइएगा, भारतीय संविधान का पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। आपको देखिए यहां पर बताना है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। और ये आपका देता है अनुच्छेद नंबर कौन सा, 19 है, 12 से 35, भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार, यूएसए से लिया गया है। कई बार हमने आपको बताया है ना, कई बार हमने आपको बताया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, आपको बताना है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और आपको जवाब देना है। चलिए अगला प्रश्न बताइए,
116 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि अनुच्छेद 336 में बताइए कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है। चलिए इसका आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा। अनुच्छेद नंबर 336 के कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है, यहां पर बताइए आंसर क्या होगा। यहां पर देखिए आपको बताना है आंसर क्या होगा। हाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक सौ सोलह नंबर का जवाब आ गया एंग्लो इंडियन। अब हालांकि ये समाप्त भी हो गया, ये भी याद रखिएगा, है ना। एंग्लो इंडियन क्या है, समाप्त कर दिया गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे यहाँ पर कि भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। भारत की जो आकस्मिक निधि है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत की आकस्मिक निधि जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपकी आती है। की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद। गुड मॉर्निंग भैया सभी को, गुड मॉर्निंग। काफी लेट आप लोग आ रहे हैं, कुछ लोग तो बहुत ही लेट आ रहे हैं। देखिए करेक्ट आंसर है आपका। हाँ सभी लोग यहाँ पर देखिए जवाब देते रहिए। राधे राधे भैया सभी को, राधे राधे। भारत की आकस्मिक निधि के बारे में पूछा गया था, आपको यहाँ पर जवाब देना है। आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही है। 17 नंबर, 6 नंबर लगा दीजिए 267। 16 नंबर का देखो, 117 नंबर। काफी लोगों का जवाब अलग अलग क्यों आ रहा है, हाँ ना। जिनका भी जवाब आपका आया है ना बिल्कुल सही है। 267 नंबर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर आपका है। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आया है समझ जाओ बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, हाँ ना। बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइएगा। पूछा गया अंतरराज्यीय नदी जल विवाद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अंतरराज्यीय जो जल विवाद है ना आपका, ये आपको बताना है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। आपको यहाँ पर बताना है आंसर क्या होगा। अंतरराज्यीय जल नदी विवाद 118 नंबर का देखिए आपको कमेंट करना आंसर क्या होगा। और ये आपका आता है अंतरराज्यीय लिखा, अंतरराज्यीय जो आपका है ये आपका है अनुच्छेद नंबर 262, है ना। 262 क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ किस अनुच्छेद के द्वारा जो है आपका अंतरराज्यीय नदी जल विवाद आता है, 262। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया, आपको यहाँ पर कमेंट करना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। यहां पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो यह 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया था। और इसमें यह भी कहा गया था, कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको क्या है, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है और इनको शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। 21 का ए में जोड़ा था, किस में जोड़ा था, 21 के ए में जोड़ा था, ये भी याद रखिएगा। निजता का अधिकार वो भी आपका 21 का ए में जोड़ा गया है। 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया, ये भी आपको याद रखना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में, है ना, आपको बताना है भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य कर दिया गया। राष्ट्र की एकता शब्दों को भी बदलकर राष्ट्र की एकता अखंडता कर दिया गया। ये आपका था 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें क्या है, प्रस्तावना में 3 शब्द आपके जोड़े गए थे आपके, है ना। 42वां संविधान संशोधन क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता, ये 3 शब्द आपके जोड़े गए थे। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइएगा कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए यहाँ लिखा किसका प्रावधान है ना, किसका प्रावधान है, आपको बताना राइट आंसर क्या होगा, किसका प्रावधान है। 121 नंबर का जवाब यहाँ पर हो जाएगा नगर पंचायत। क्या है, नगर पंचायत यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ना। नगर पंचायत यहाँ पर क्या है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नगर पंचायत क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। नगर पंचायत यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, हाँ नगर पंचायत है आपका।
भाग नंबर 9 का ए, 74वां संविधान संशोधन भाग की अगर हम बात करते हैं तो भाग नंबर 9 का ए है, ये भी आपको याद रखना है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइएगा। यहां पर देखिए हमने क्या पूछा है, हाँ, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा भैया जो मौलिक कर्तव्य है ना आपके, वो लागू किए गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976। बिल्कुल सही बात आपकी है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। 1992 में बताइए भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची संविधान संशोधन अधिनियम यहाँ पे लिखा द्वारा शामिल किया गया था। तो ये 1992 में बताइए कौन सा आया था? कितना आसान प्रश्न पूछ लिए हैं। ये भाग 9 जोड़ा गया था ना 1992 में। 73वां संविधान संशोधन आपका था। कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन था, जिसमें यहाँ पर आपका क्या पंचायतें आप पढ़े ना, इसमें आपका क्या था 243 से लेकर आपका 243 ओ के बीच में था, है ना, पंचायतें थी इसमें, पंचायतें। अगला प्रश्न बताइएगा, भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप आपको बताना है। भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप जो आपका है, इसमें क्या जोड़ा गया था? 44वें संविधान संशोधन में आप सभी को पता है ना, क्या पता है बताइए। इसमें क्या था दोस्तों कि ये जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था, पहले क्या था? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, इसको क्या मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया जाता है। हटाने के बाद इसको क्या करते हैं, संविधान के 300A में भेज देते हैं। अनुच्छेद नंबर आपका कौन सा है? 300A में भेज देते हैं, याद रखिएगा, यहां से इसको हटा दिया जाता है। तो 44वां संविधान संशोधन आपको याद रखना चाहिए, कई बार पेपर में आता भी है। ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, ये मौलिक अधिकार था, अब कानूनी अधिकार है, अब हटा दिया गया है। भारत के संविधान के 73वें संशोधन में बताइए ग्राम सभा के अनिवार्य निर्माण का प्रावधान किया गया है। ग्राम सभा किससे बनी होती है? देखिए ग्राम सभा किससे बनी होती है, 124 नंबर आपको बताना है। तो जो ग्राम सभा आपकी बनी होती है ना, वो किससे बनी होती है, ये आपको कमेंट करना है, आंसर क्या होगा। चलो यहां पर देखिए, ये जो बनी होती है ना आपकी 73वां संविधान संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ था, सभी को पता है। और यहाँ पे जो जवाब होगा, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत जो वयस्क होते हैं ना आपके सदस्य, तो यही ग्राम सभा में आपका क्या है, मतलब किससे बनी हुई है? तो जो पंचायत क्षेत्र में जो मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए वयस्क सदस्य। बहुत बढ़िया। 100 यहाँ पर डी नंबर कह रहे थे, बिल्कुल सही आंसर था सभी का। हाँ हाँ बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइएगा। पूछा गया भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी जो है आपका पंथ निरपेक्ष है, अखंडता, ये 3 शब्द आपके जोड़े गए थे। अभी हमने बताया था ये तीनों के तीनों शब्द आपके जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976, ये भी याद रखिएगा, है ना। मौलिक जो आपके कर्तव्य हैं वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ये भी याद रखना, है ना। और ये भी आपका उद्देशिका या प्रस्तावना, उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहते हैं। संविधान में सिर्फ एक ही बार आपका परिवर्तन हुआ है प्रस्तावना में, वो भी आपका कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया, आपको बताना है कि भारत के संविधान के 73वें और 74वें संविधान के द्वारा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के सभी निर्वाचित कार्यालयों में महिलाओं के लिए कुल सीटों का आरक्षण कितना निश्चित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों आपका कितना है? 33% है। बाकी कुछ अलग बिहार वगैरह जैसे हैं राज्य, वो तो 50% भी कर दिए हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे 33% वाला लगाना, सॉरी 50 में लगा दिया, 33% लगाओगे, किसमें लगाओगे? 33%, है ना। 33% यहाँ लगाओगे। ऑप्शन में क्या है? ए नंबर आपका सही है। ये ग्रुप डी में पूछा गया था 2022 में। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में स्थानीय निकायों के चुनाव का प्रावधान है। चुनाव का जो प्रावधान होता है याद रखिएगा, इसका आंसर बताइए। हर भैया 5 वर्ष के बाद होता है, हर 5 वर्ष के क्या होता है? बाद होता है, सभी को पता है, 5-5 साल का बाद होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की जो शक्ति है ना, एक संवैधानिक शक्ति है, जिसे निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया है? भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो संसद की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है, जिसे निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो आपको बताना, ये किया गया है आपका 24वां संशोधन अधिनियम, है ना। ये आपका कौन सा है? 24वां संशोधन अधिनियम है, याद रखिएगा। विकल्प नंबर आपका क्या है? ए नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। देखो यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 13 में जो आपका है संविधान संशोधन आप पढ़ते हैं, अनुच्छेद नंबर 368 में किया गया, संशोधन किया गया, है ना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आपका है।
हाँ देख लो सभी का आ रहा है। चलो 129 नंबर बताइए। ए नंबर आपका सही था। अगला प्रश्न बताइएगा। यहां पर पूछा गया है कि संविधान का निम्न में से कौन सा अधिनियम शहरी स्थानीय निकाय की संरचना और जनादेश के लिए एक सामान्य अवसंरचना प्रदान करता है ताकि वह स्थानीय स्वशासन के प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। हाँ ना, यहां पर बताइए आंसर क्या होगा। 129 नंबर में बताइए आंसर क्या होगा। हाँ ना, शहरी के बारे में बात हो रही ना तो समझ जाना 74वां है। अगर ग्रामीण की बात होती है 73वां। 74वां संविधान संशोधन आपका 1992। बिल्कुल सही आंसर आपका है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे बताइएगा कि पूछा गया भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अभी हमने बताया था 44वां संविधान संशोधन था आपका 1978 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 है, ये भी याद रखना। 44वां वाला कब है, 1978। अगला बताइए भारतीय संविधान में किस संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग नंबर 9 जोड़ा था। भाग नंबर 9 की हम बात करने वाले हैं। ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था आपका भाग नंबर 9, जो पंचायत संबंधित है आपका। हाँ ना, पंचायत संबंधित है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था, बिल्कुल सही आंसर आपका है। हाँ देख लीजिए सभी का आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। 69वां संविधान संशोधन जो 1991 में था, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में किया दर्जा दिया गया था। यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइएगा, भारत के संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। पहला जो संशोधन है ना, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, अनुच्छेद नंबर 368 में बताया गया है कि संसद जो है संशोधन भी कर सकती है ना, आप सभी को पता है। अब यहाँ पर बोला गया कि पहला संशोधन कब किया गया था। संशोधन जो आपका किया गया था पहला वाला, वो कब किया गया था आपको बताना है। ये किया गया था दोस्तों, प्रथम संशोधन आपका भूमि सुधार और अन्य कानूनों की न्यायिक समीक्षा में से बचाने के लिए किया गया था। भूमि सुधार संबंधित था आपका ये, और 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। ये जो आपका है ना भाग नंबर 20 संविधान संशोधन, आपको पता है भाग नंबर 20 में आपका बताया गया है। कई बार पूछ लिया गया कि भाग नंबर कौन से में है। भाग नंबर 20 में आपका क्या है, संविधान संशोधन है आपका। संविधान संशोधन आपका कौन से भाग में है, कौन से भाग में, भाग नंबर 20 में है। और पहला आपका 1951 में किया गया था। बिल्कुल सही आंसर है, भूमि सुधार, बिल्कुल सही बात है। किस संवैधानिक संशोधन के कारण सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 133 नंबर बताइए। पूछा गया है किस संवैधानिक संशोधन के कारण सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो ये आपका शामिल किया गया था 36वां संविधान संशोधन, है ना। 36वां संविधान संशोधन में किया गया था। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सिक्किम जो है आपका, हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। देखो 35वां में क्या था ना, 35वां में क्या था कि पहले सहयोगी आपका क्या था, राज्य था। इसके बाद 36वां संविधान संशोधन में आपका पूरी तरीके से शामिल हो जाता है। विकल्प आपका सी है। अगला बताइए, इनमें से कौन 124वें संशोधन अधिनियम विधेयक से संबंधित है। यहां पर देखिए आपको बताना है, आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, इनमें से बताइए 124वें संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है आपका। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का क्या है, ईडब्ल्यूएस में नहीं पढ़ते, आरक्षण है आपका। तो यही वाला है। कौन सा है, 124वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया कि सामान्य वर्ग में भी आपको भैया जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे उन्हें 10% क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। बताइए भारत के संविधान में संशोधन के संबंध में बताइए इनमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है। जीएसटी वाला तो सही है, 101वां है, रटवा चुके हैं, खूब पढ़ाए थे आपको इसके पहले वाली क्लास में। 72वां संविधान संशोधन लिखा है किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए प्रावधान करने के लिए लिखा हुआ है। ये 72वां जो संविधान संशोधन है ना, ये त्रिपुरा राज्य की विधानसभा में जो अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं ना, उसके लिए बताता है, ना कि किराया नियंत्रण बताता है ना। तो यही वाला गलत है, क्योंकि ये जो बताता है त्रिपुरा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के बारे में बताता है। बाकी सब सही होंगे जब पहला गलत हो गया है। 102वां किसमें है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भैया संवैधानिक दर्जा देने के बारे में है। 61वां आप जानते हैं, इसमें उम्र जो है वोट डालने की 18 वर्ष कर दी गई, 21 से घटाकर, पहले 21 वर्ष हुआ करते थे। 1989 में 61वां संविधान संशोधन, इसमें क्या था, उम्र जो है वोट डालने की अब क्या है, 18 वर्ष है। निम्नलिखित में से बताइए कौन भैया भारत के संविधान के 61वें संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन पूछ रहा है, और प्रश्न जो है घुमा घुमा के पूछ रहा है ना।
घुमा घुमा के प्रश्न आपके सामने आ रहा है। अभी हमने क्या बताया था, 61वां संविधान संशोधन 1989, 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई वोट डालने की। वोट डालने वाला कहाँ लिखा है, ये तो लिखा तो भाई ऑप्शन नंबर बी। चुनाव के मतदान की आयु यहाँ पर कम कर दी गई, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। चुनाव के मतदान की आयु क्या है, कम कर दी गई। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, लिखा है 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने गोवा को एक राज्य विधानसभा के साथ पूर्ण राज्य बना दिया और दमन और दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, है ना। यहां पर बताइए आंसर क्या होगा। यहां पर देखिए आपको बताना है 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने गोवा को एक राज्य विधानसभा के साथ एक पूर्ण राज्य बना दिया और दमन और दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। क्या बात है, 56वां कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। क्या बात है, 56वां संशोधन था, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न बताइए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 में यहां लिखा है कि संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या शामिल की गई, जो कि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, आप सब लोग जानते ही हैं। लेकिन अब आपको इसमें क्या बताना है, कौन संविधान संशोधन था आपका, ये संविधान संशोधन कौन सा था। कई बार पेपर में आपसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि बताइए 51वां संविधान संशोधन 2003 में बताइए, है ना। ये जो पूरा कहानी लिखा रहेगा, कहेगा लोकसभा के सदस्यों की जो कुल संख्या कितने % से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या बताओगे, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके 2-3 प्रश्न पूछ लेता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अनुच्छेद नंबर 51 का ए। 51 एक आप समझ ही गए, मौलिक कर्तव्य संबंधित है, और लिखा कि संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। कौन से देश से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, रूस से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है कि संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 अभी हमने आपको बताया था। और ये जो आपका था ना, ये संविधान कौन सा था मौलिक कर्तव्य वाला, 1976 में था, ये 1976 में था और ये 1978 में था। भारत के संविधान के बताइए इनमें से किस भाग प्रावधानों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। संशोधन भैया किसमें नहीं कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर 141 नंबर बताना है। तो देखो यहाँ पर पहला विकल्प है नीति निर्देशक तत्व, कर सकते हैं। मौलिक अधिकार में भी कर सकते हैं, अभी किया भी गया था आपका। संपत्ति का अधिकार को जो है ना, पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, अब कानूनी अधिकार है। प्रस्तावना में परिवर्तन किया जा चुका है ना। प्रस्तावना में भी क्या है, परिवर्तन किया जा सका है, तो इसमें भी कोई आपकी दिक्कत नहीं है। प्रस्तावना में परिवर्तन हो चुका है एक बार। और यहाँ पर न्यायिक समीक्षा होगा, बिल्कुल सही जब बात है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का बताइए 100वां संविधान संशोधन 2015 किससे संबंधित है। 100वां संविधान संशोधन कब आया था, यह आपको बताना है। 2015 किससे संबंधित है। 101वां तो आप जानते हैं जीएसटी वाला है, वो तो 101वां नहीं पूछे हमने, 100वां पूछा है। 100वां वाला आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि समझौते का जो बहाली हुआ था ना, वो आपका संविधान संशोधन का 100वां था आपका, याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, आपके सामने जवाब देना है। लिखा है भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था आपकी नहीं है। बताइए कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, 143 बताना है। देखो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों, है ना, दिल्ली को छोड़कर, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश पूछा है ना, दिल्ली लगा दीजिए। दिल्ली यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। देख लो सभी का जवाब आ रहा है। अगला प्रश्न बताइए किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की सीटें जो है 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। बताइए कौन संविधान संशोधन अधिनियम था जिसमें जो सीटें हैं आपकी 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। 144 नंबर का जवाब भी हमारे बीच आ चुका है। और यहाँ पर आपका दोस्तों हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973। बिल्कुल राइट आंसर आपका है, जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 समझ जाइएगा, बिल्कुल राइट आंसर आप लोग दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका है। 24वां संविधान संशोधन जो आपका है 1971 में आया था। ये संसद को मौलिक अधिकारों में स्वतंत्र रूप से संशोधन करने की अनुमति देता है कि संसद भैया मौलिक अधिकारों को भी आप क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। ये 24वां संविधान संशोधन 1971 में बताया गया है। क्लियर हो गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 में क्या था,
की 8वीं अनुसूची में संशोधन करके सिंधी को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया था। 21वां संविधान संशोधन में कौन सी भाषा शामिल की गई थी? सिंधी। ये भी आपको याद रखना है, ये सारे अनुच्छेद आपको मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के निम्न में से बताइएगा किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? दिल्ली को देखिए जो राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, ये दोस्तों आपका 69वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और ये 1991 में 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में दिया गया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय संसद द्वारा हाल ही में पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक की स्वीकृति देने वाला पहला राज्य यहाँ पर कौन सा है? तो देखिए जीएसटी जब आपका पहली बार लागू हुआ था, वैसे भी आप जानते हैं कि 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, और 101वां संविधान संशोधन के द्वारा ये आपका सबसे पहले असम राज्य में आपका लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधित है ना, आपको बताना है। यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों, याद रखिएगा। अनुच्छेद नंबर आपका क्या है? 21 वाला। 21 नंबर क्या है आपका, है ना, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण संबंधित है। याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ 21 नंबर है, बिल्कुल सही जवाब था। अगला प्रश्न बताइएगा। प्रश्न आपके सामने पूछा गया कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 21 का ए में कितने वर्ष की आयु के सभी शिक्षा अधिकार शामिल किए गए हैं? देखो यहाँ पर आपका निजता का अधिकार भी 21 के में है आपका शामिल है। साथ में ये भी शामिल है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो आयु के जो बच्चे हैं, इन सभी को भैया क्या है, शिक्षा मिलेगी, शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, बता चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अब देखो वही प्रश्न घूम फिर के आ गया है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से बताइए कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था आपको बताना है। मौलिक कर्तव्य पूछा गया है। ये मौलिक कर्तव्य आपका जोड़ा गया था आपका 11वां मौलिक कर्तव्य, है ना। ये 11वां। पहले आपके मौलिक कर्तव्य कितने थे दोस्तों? पहले आपके मौलिक कर्तव्य 10 थे। पहले कितने थे? 10 थे। बाद में क्या हुआ कि ये जो 42वां संविधान संशोधन, ये 86वां जो संविधान संशोधन है आपका, इसमें क्या एक और जोड़ दिया गया आपका शिक्षा वाला अधिकार, जो अभी हमने बताया था कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को सभी को क्या है, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो वो फिर आपका 11 हो गए। तो इस समय मौलिक कर्तव्य कितने हैं आपके? वर्तमान में 11 है मौलिक कर्तव्य, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए, मान लीजिए कि सशक्त बल के किसी अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया है। मान लो महिला है और उसके पद से वंचित कर दिया गया, तो इस स्थिति में बताइएगा किस मौलिक अधिकार का भैया उल्लंघन हो रहा है? बताइए कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो आप कहेंगे सर मौलिक अधिकार जो आप पढ़ते हैं समानता का अधिकार। अब आप कहेंगे सर समानता का अधिकार आपने बताया था कि 14 से 18, अनुच्छेद नंबर जो 14 से 18 पढ़ते हैं ना, वो समानता का अधिकार पढ़ते हैं। और आप समानता का अधिकार मतलब है कि चाहे मेल हो या फीमेल हो, मतलब आप इस तरीके से वंचित नहीं कर सकते हैं। समानता का अधिकार का मतलब क्या होता है? समान अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? शोषण के विरुद्ध आप लोग जानते ही हैं। शोषण के विरुद्ध कौन सा? 23-24 है ना, देख लो 23-24 है। हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 19 है आपका। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? अनुच्छेद नंबर कितना है? 32 में आपका बताया गया है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32 में है। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से बताइए क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? बताइए क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? 151 नंबर बताइएगा। आंसर यहाँ पर क्या होगा? 151 नंबर का जवाब आ चुका है। कह रहे हैं सर भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी धर्म को बढ़ावा देना, ये आपका शामिल नहीं है। बाकी सब शामिल है। वाक स्वातंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, और सब कुछ है। शांतिपूर्वक सम्मेलन, निरायुध सब है आपका, लेकिन आप किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान को, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल जो आपका है ना, ये मौलिक कर्तव्य है। कौन से नंबर का मौलिक कर्तव्य है? ये आपका कौन से नंबर का है बताइए? ये आपका पहले ही मौलिक कर्तव्य में बताया गया। कौन सा मौलिक कर्तव्य है आपका? 11 है आपके ना। तो पहले ही मौलिक कर्तव्य में बताया गया है कि भारतीय संविधान का पालन करना, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? अनुच्छेद नंबर 32 में आपका है, ये मौलिक अधिकार में आपका आता है। बताइए क्या अभिप्राय है? 153 नंबर आपको बताना है। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। 153 नंबर लिखा है, सभी भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने स्वयं के शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। ये तो 29-30 में है, ये तो होगा नहीं, इसको तो हटा ही दो पहले। यदि किसी नागरिक को लगता है कि सरकार के द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह न्यायालय, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है।
देखो यही तो रक्षा करता है। मौलिक अधिकार जो हमारे 12 से 35 पढ़ते हैं ना, उसमें अनुच्छेद 32 में हो तो सब बेकार है, क्योंकि 32 ही तो क्या है, हम आप इसको न्यायालय में जा सकते हैं, वही हमारी रक्षा करता है। तो 12 से 35 जो मौलिक अधिकार है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद नंबर 32। बिल्कुल सही था। आगे बढ़ते हैं। इनमें से बताइए कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार की हम बात करने वाले हैं। 154 नंबर में बताइए क्या होगा। तो राजनीतिक अधिकार में ऑप्शन देखेंगे, पहला क्या लिखा है, मतदान का अधिकार, यही आपका है ना। मतदान का अधिकार क्या है, मतदान का अधिकार है, आप मतदान दे सकते हैं, कोई आपको वोट डालने से नहीं रोक सकता, ये राजनीतिक अधिकार है आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस मूल अधिकार का हिस्सा है। देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हमने कई बार आपको बताया, कल भी बताया था, इसके पहले भी बताया था। हमने कहा था अनुच्छेद नंबर जो आप 21 पढ़ते हैं ना, अनुच्छेद नंबर 21 पढ़ते हैं ना, यही है। ये तो शोषण के विरुद्ध तो 23-24 में, ये तो हो ही नहीं सकता किसी हालत में। ये 19 हो गया। समानता का अधिकार 14 से 18 में पढ़ते हैं, ये आपका 32 में पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 21 में क्या है आपका, अनुच्छेद नंबर 21 में क्या है, अनुच्छेद नंबर 21 ऑप्शन है कि नहीं है। हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में आता है, सॉरी 19 से 22 तक होता है ना, ये स्वतंत्रता का अधिकार ही है, इसी में आता है, 19 से 22 आता है, ठीक है। 19 से 22 में तो आता है स्वतंत्रता का अधिकार। इसी में आपका 21 जो होता है ये प्राण वाला आता है। किस में आता है, प्राण एवं दैहिक वाला। तो ये किस में आएगा, ऑप्शन नंबर बी में आएगा। देखो जो गाड़ी के जो चालान वगैरह करते हैं ना, वो अनुच्छेद नंबर 21 का हवाला दे काटा जाता है ना, कि आपकी प्राणों की रक्षा करना, इसलिए भैया हेलमेट लगाइए। तो ये प्राण एवं दैहिक वाला जो आपका है अनुच्छेद नंबर 21 में क्या लगाएंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में। अच्छा 25 से 28 क्या है, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये भी याद रखिएगा। अनुच्छेद नंबर जो 25 से 28 है ना, ये आपका क्या है, ये धार्मिक है ना, धार्मिक स्वतंत्रता संबंधित है आपका। दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, पैतृक संपत्ति का अधिकार। क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के सही समूह। देखिए मौलिक अधिकारों का सही समूह आपको बताना है, सही समूह बताना है, आंसर क्या होगा। देखिए ये आपका भाग नंबर 3 में आपका संबंधित है ना, भाग नंबर 3 में है, बिल्कुल सही बात है। और भाग नंबर 3 में देखेंगे ना कौन सा है आपका, एक समता का अधिकार हो गया, 14 से 18 हो गया, फिर आपका फिर आएगा ये 19 से 22 हो गया। इसके बाद आपका कौन सा आता है, इसके बाद आता है संवैधानिक उपचार, है ना, ये वाला, ये तीनों होंगे ए बी और डी, ए बी डी, ए बी और डी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये आपका मौलिक अधिकार से क्या है, संबंधित है। अगला बताइए, 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बीच माता पिता या अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। ये कब शिक्षा के अधिकार कानून का हिस्सा बन गया, तो ये आपका बन गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, लेकिन 2009 में क्या था, ये संसद के द्वारा पास हो गया था। तो कानून का हिस्सा कब बन गया, 2009 में। लागू होता है 2010 में, वो अलग बात है, लेकिन आपका कानूनी हिस्सा बन गया था 2009 में। मौलिक अधिकारों के जो उल्लंघन है ना, इसके मामलों में भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सीधे याचिका जो है दायर की जा सकती है। सीधे जो याचिका है जो मतलब कर सकते हैं आप, अनुच्छेद नंबर 32 के द्वारा कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। अगर आपको हाई कोर्ट में करना है तो 226 है आपका, है ना, हाई कोर्ट में 226 है। ये सुप्रीम कोर्ट का था, ये सुप्रीम कोर्ट में था, उच्चतम न्यायालय जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगला प्रश्न बताइए, भारत के संविधान के अनुसार बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए है। 6 वर्ष से लेकर आपका 14 वर्ष तक के लिए है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला बताइए, किस संवैधानिक संशोधन ने निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार पर वरीयता दिया है। मौलिक अधिकार पे क्या है, वरीयता दिया, आपको बताना आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो ये दिया है आपका वरीयता 42वां संविधान संशोधन आपका है 1976 में, है ना। ऑप्शन नंबर क्या है, बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत आदेश देती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके समक्ष पेश किया जाना चाहिए, या गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दे सकती है यदि गिरफ्तारी का तरीका या आधार वैध या संतोषजनक आपका नहीं है। बताइए यहां पर आंसर क्या होगा। रिट जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करती है आपका आर्टिकल नंबर 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो रिट जारी करती है आर्टिकल नंबर 226 के तहत।
5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। हालांकि ये चीज़ हमने आपको कई बार बताया भी है। बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। यहां पर कह रहे हैं सर सशरीर उपस्थित होना, जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आया है ना, देखो ए नंबर नहीं होगा, अधिकार परीक्षा नहीं होता, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है ना। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। देखो सशरीर उपस्थित होना जो होता है ना, इसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा। जो होता है वो आपका होता है एक तरीके से आपका क्या प्राधिकार है। परमादेश क्या होता है, हम आदेश देते हैं। और उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रमाणित होना, और प्रतिषेध का मतलब होता है निषेध करना। ये 5 प्रकार की रिटें होती हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का बताइए अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। यहाँ पर बताइए कौन सा आपका अनुच्छेद है। ये भी हमने कई बार बताया है। जब हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो आप 29 और 30 दो अल्पसंख्यक पढ़ते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 29 आप समझ ही गए होंगे, इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। आर्टिकल नंबर 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता संबंधित है। 29-30 अल्पसंख्यक के बारे में बताता है। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका जिनका भी आ रहा है ना, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ना, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको यहाँ पर बताना है। राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका है। हाँ देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, आपको बताना यदि लोगों के एक समूह को केरल में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं देती है तो किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। देखिए अगर आप चाहते हैं कि हम केरल में एक तेलुगु माध्यम का स्कूल खोल सकते हैं, अगर अनुमति आपको नहीं मिलती है ना, तो ये जो मौलिक अधिकार आप पढ़ते हैं ना 12 से 35, इसमें बताइए कौन से मौलिक अधिकार का आपका क्या होगा, मतलब निलंबन होगा, उल्लंघन होगा, है ना। ये आपको बताना है। और इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि भैया हमारे देखिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो यहाँ पर बताइएगा आंसर क्या होगा। 163 नंबर बताइएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो कि आपको अनुच्छेद नंबर किस में पढ़ाया गया, 29-30 में पढ़े नहीं है मौलिक अधिकार। हाँ वही है आपका। तो आंसर क्या लगाइए, पहला ही होगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो हो ही नहीं सकता, वो तो 25 से 28 है ना। 25 से क्या है, 28 है आपका। ये तो 25 से 28 में आता है, ये तो हो ही नहीं सकता किसी हालत में। समानता का अधिकार 14 से 18 में पढ़ते हैं, आइए आप 19 से 22 में पढ़ते हैं। 23-24 जानते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23-22 क्या है, 23-24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 क्या है, धार्मिक की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार 29-30, हाँ बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे। आप लोगों को कमेंट नहीं दिख रहा है, क्या बात है, आप लोग कमेंट नहीं आ रहे हैं। अच्छा अब आ रहे हैं, दिख रहे हैं। अभी तक आप लोगों को लग रहा कमेंट ही नहीं आ रहे थे, चलिए अब आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइएगा। यहां पर पूछा गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना एक क्या है, उसका एक क्या है। देखो यहां पर पूछा गया क्या है ना, आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा आपका क्या लागू हुआ था। आप कहेंगे सर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्यों की संख्या इस समय वर्तमान में कितनी है, तो आप कहेंगे सर मौलिक कर्तव्यों की संख्या इस समय वर्तमान में 11 है, जो रूस के देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस के देश के लिया गया है। आपका मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बताइए कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। देखो नागरिक का पूछा गया, ध्यान दीजिएगा और बताइए इसका आंसर क्या होगा। राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे। हाँ जय माता दी भैया, सभी को राधे राधे। कमेंट करते रहिए, जवाब देते रहिए। 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 31, 32, मतलब पूरे आपने मौलिक अधिकार लिख दिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब था। अच्छा 4 का ए में है, भाग नंबर 4 का ए में है, ये अच्छा हम बताना भूल गए थे। भाग के नंबर 4 का ए में है और अनुच्छेद में क्या है 51 का ए है ना। अनुच्छेद नंबर 51 का ए में मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल सही बात है। चलो ये वाला बताओ 165 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है। कह रहे हैं सर प्रत्येक नागरिक का जो मौलिक कर्तव्य है वो लगा दीजिए 165 नंबर का। कौन सा लगाएं, 48 का ए लगा दें।
48 का ए लगा दें, बताइए। तो हम नहीं लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे 48 का ए। हमें मालूम है ये लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है प्रत्येक नागरिक का पूछा है। जब नागरिक का पूछा जाता है तो 51 का ए होता है। अगर कहे जाए प्रश्न में कि बताइए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, है ना, राज्य सरकार यानी सरकार का भी मौलिक कर्तव्य है। सरकार का भी तो कर्तव्य बनेगा कि क्या नागरिक का कई कर्तव्य है। देखो कर्तव्य दो लोगों के होते हैं, एक सरकार का भी दायित्व बनता है और एक बनता है आम नागरिक जो होते हैं। तो जो नागरिक का जब पूछेगा तो 51 ए बताइएगा, और जब सरकार वाला पूछेगा ना, सरकार का भी तो अधिकार है, वो 48 का ए में था। ये प्रश्न बहुत कंफ्यूजन करता है एग्जाम में, है ना। नागरिक का पूछेगा 51 का ए, जब सरकार की बात आएगी सरकार का भी कर्तव्य है, वो लगाइएगा 48 का ए। हो सकता है कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा, और अब अगली बार जब प्रश्न आएगा तो किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान के बताइए किस अनुच्छेदों में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अब आप कहेंगे सर इतना आसान प्रश्न पूछ लिए हैं, समानता का अधिकार अभी आपने बताया था। अनुच्छेद नंबर 14 से 18 के बीच में बताया था। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है, और 23-24 आप जानते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, 166 नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपको देखिए यहाँ पर बताना है, राइट आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। प्रश्न आपसे पूछा गया 1950 के भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार निहित थे। मौलिक अधिकारों की हम बात करने वाले हैं, और मौलिक अधिकार 1950 के भारत के संविधान में पूछा गया। इस समय तो आप कहेंगे सर मौलिक अधिकार जो है, मौलिक कर्तव्य है जो है, मौलिक अधिकार, अच्छा मौलिक अधिकार पहले 7 थे ना। हाँ पहले देखो मौलिक कर्तव्य अलग है, मौलिक अधिकार अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले भैया आपके कितने थे, आपके 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। एक संपत्ति का अधिकार था, इसके बाद 44वां संविधान संशोधन आता है 1978 में। 44वां संविधान संशोधन आपका आता है 1978 में, और इसके बाद संशोधन किया जाता है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार दिया जाता है, मौलिक अधिकार से हटा दिया जाता है। अब इस समय वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए मौलिक अधिकार कितने हैं, अगर वर्तमान में कोई पूछ ले कि बताइए मौलिक अधिकार कितने, तो आप बताइएगा 6 है, क्योंकि 7वां वाला आपका हट चुका है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 168 आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से बताइए कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार आपका नहीं है। हमने कहा मौलिक अधिकार नहीं है, बताइए कौन सा यहां पर होगा। तो आप कहेंगे 168 नंबर में ऑप्शन नंबर बी को सर देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय एवं विधिक सहायता जो लिखा हुआ है ये किसमें है आपका, बताइए। ये आपका 39 का ए में है ना, और 39 का ए आप जानते ही हैं, सभी लोग जानते ही होंगे। ये 39 का ए तो हमारा मौलिक अधिकार नहीं होगा, क्योंकि मौलिक अधिकार तो हम अनुच्छेद नंबर 12 से पढ़ते हैं, 12 से 35 पढ़ते हैं। ये तो 35 को क्रॉस कर गया है, इसका मतलब विकल्प नंबर आपको लगाना पड़ेगा बी नंबर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछेगा 11, मूल अधिकारों की संख्या पूछेगा तो आपको बताना 6। उस समय 1950 में 7 थे, बाद में हटा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया इनमें से बताइए कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं है तो आप कहेंगे सर संपत्ति का अधिकार जो आपका है, ये जो आपका है ये आपका हटा दिया गया है, 300 ए में जोड़ दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 300 ए में जोड़ दिया गया है, यही आपका नहीं है, बाकी सब आपके हैं। भारत के संविधान में बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। देखिए 170 नंबर में बताना है कौन सा कथन सत्य है। राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे। यहां पर बताइए कौन सा कथन आपका सत्य है। 170 नंबर में आप देख रहे होंगे ऑप्शन क्या लिखे हुए हैं, ऑप्शन को पढ़िए ध्यान से। लिखा हुआ है सही वाला बताना है, मौलिक अधिकार सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र निर्धारित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत राजनीतिक लोकतंत्र। ये उल्टा लिख रखा है, ये तो होगा ही नहीं, सही वाला पूछा है। बी नंबर देखो, मौलिक अधिकार आपके क्या न्याय संगत है, जबकि राज्य के निर्देशक सिद्धांत गैर न्यायिक। बिल्कुल सही बात है, यही वाला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 12 से 35 अमेरिका से लिया गया है। कौन से देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका से, यूएसए से लिया गया है। किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। देखिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। संविधान की आत्मा जो है आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर क्या है 32 है, और आर्टिकल नंबर 32 में आपको समझ में आ ही गया होगा, संविधान की आत्मा अनुच्छेद नंबर 32 को कहा गया है। और 32 किस में आता है, इसमें तो आएगा नहीं, इसमें तो आएगा नहीं, इसमें तो आएगा नहीं, किस में आएगा, मौलिक अधिकार में आएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए सही आंसर दिया गया था। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया। यहां पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर यहां पर क्या होगा।
हमने यहाँ पर पूछा है कि किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया, 172 नंबर बताइएगा। तो ये जो आपका किया था ना, केशवानंद भारती मामला था आपका, केशवानंद भारती मामला 1972-73 का है। इसी में भैया आपका जो है मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया गया था। बिल्कुल सही आंसर आपका है, 172 नंबर का सी है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, देखो इसमें हाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलो यहाँ पर बताइए 173 का लिखा है डैश डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, आपको यहाँ पर बताना है आंसर क्या होगा। तो धार्मिक स्वतंत्रता जो दी गई है सभी भारतीय नागरिक के लिए, ऐसा नहीं है कि आप अल्पसंख्यक हैं तो उनके लिए अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। धार्मिक जब स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, अनुच्छेद नंबर 25 से 28 में दिया गया है ना, 25 से 28 में आप पढ़ते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वो सभी के लिए है, सभी नागरिकों के लिए है। ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न बताइएगा, आपातकाल के दौरान किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता। ये प्रश्न हमने हालांकि मतलब इतनी बार हमने आपको कराया है, आप सभी अगर बराबर वीडियो देख रहे होंगे पता होगा, हमने कई बार आपको बताया है कि अनुच्छेद नंबर 20 और 21 जो होते हैं ना, ये आपके आपातकाल के समय भी आपके निलंबित नहीं होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए होगा। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा पहली बार 1957 में लिखा हुआ किसके द्वारा की गई थी। हाँ, पंचायती राज की हम बात करने वाले हैं। और ये जो पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की जो अनुशंसा पहली बार 1957 में जो आपका है ना, ये आपका हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। बिल्कुल सही आंसर आपका है। त्रिस्तरीय जो भैया लाए थे वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा हुआ था। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ, राधे राधे भैया, राधे राधे सभी को, राधे राधे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है 1989 में बताइए किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश किया था। संवैधानिक मान्यता की सिफारिश किया था 1989 में, आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर समिति का नाम है आपका यहाँ पर पीके थुंगन समिति। क्या है, पीके थुंगन समिति यहाँ पर क्या है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल राइट आंसर आपका। देखो त्रिस्तरीय वाला तो आप जानते ही हैं, बलवंत राय मेहता है आपका, है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अशोक मेहता जो आपका है ना 2 स्तरीय था आपका, यहाँ पर आपका पीके थुंगन समिति यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइएगा कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था। मूल कर्तव्यों को शामिल करने की जो अनुशंसा करने वाली जो स्वर्ण सिंह समिति का जो गठन है किस प्रधानमंत्री ने किया था। मौलिक कर्तव्य जब जोड़े गए थे ना, तो यही समिति थी आपकी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो 177 का आंसर बताइए क्या होगा। 177 का आंसर आपका हो जाएगा ना, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर कह रहे हैं सर इंदिरा गांधी थी, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर आपको लगा देना है, बिल्कुल सही आंसर था आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है डैश डैश लिखा है पर संविधान सभा ने भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था। एक मसौदा समिति का गठन किया था, आपको बताना है ये कब किया था, है ना। ये कब किया था आपको बताना है। ये दोस्तों आपका किया गया था 29 अगस्त 1947। हाँ 29 अगस्त 1947 बिल्कुल सही आंसर आपका है। ये जो आपका मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का जो गठन किया गया था वो 29 अगस्त 1947 पर किया गया था। पूछा गया 1955 में गांव और लघु उद्योग समिति, जिसे यहां पर कहा जाता है, ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए छोटे पैमाने पर उद्योगों का उपयोग करने की जो संभावना का उल्लेख किया है ना। यहां पर बताइए आंसर क्या होगा। 1955 में देखो एनटीपीसी में पूछा भी गया था 2022 में प्रश्न। लघु उद्योग समिति जिसे कहते थे करवे समिति, क्या कहते थे, करवे समिति कहते थे। करवे समिति यहां पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए सभी का आ रहा है, करवे समिति यहां पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था बताइए। देखिए भाषा के आधार पर बनने वाला जो राज्य था आपका आंध्र प्रदेश 1956 में, लेकिन यहां पर भाषाई आधार पर जो गठन हुआ था वो 1953 में ही हुआ था। गठन कब हुआ था, 1953 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया था ये कब आया था, 1956। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, 1953, दोनों में अंतर है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आपका 1956 उसी के तहत बना था आपका। एक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री और एक प्रमुख आयोग के अध्यक्ष कौन थे।
एक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री और एक प्रमुख आयोग के अध्यक्ष कौन थे, आपको यहां पर बताना है। राइट आंसर यहां पर क्या होगा। देखो, राज्य के मुख्यमंत्री भी थे और एक आपके क्या थे, आयोग के अध्यक्ष भी थे। कौन थे, उनका नाम बताइए। उनका नाम क्या था, यहां पर लिखा हुआ है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, है ना। बिंदेश्वरी लिखा होना चाहिए, बंदेश्वरी लिखा है, कोई बात नहीं। या एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर ये है, ये एक ही जैसा था, ये वाला है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका सही होगा। 181 नंबर का देखो यहाँ पर जो यहाँ पर बंदेश्वरी पाठक लिखा है ना, ये गलत है। आपका बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के उपाय सुलझाने के लिए अप्रैल 2007 में नियुक्त आयोग का नेतृत्व किसने किया था। आयोग का जो नेतृत्व है वो किसने किया था, आपको बताना। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। ये नेतृत्व किया गया था आपका MM पुंछी के द्वारा, पुंछी समिति, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। भारत में केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के उपाय जो सुझाने के लिए जो अप्रैल 2007 में नियुक्ति आयोग का जो नेतृत्व किया गया था वो भैया किया गया था MM यहाँ पर क्या है, पुंछी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। 2007 को गठित हुआ था। न्यायमूर्ति भैया इसकी अध्यक्षता किया था मदन मोहन पुंछी अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से बताइए कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रम से संबंधित थी। इनमें से आपको बताना है कौन सी समिति जो है कृषि नीतियों एवं कार्यक्रम से संबंधित थी। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा भानु प्रताप सिंह समिति। आंसर क्या लगाएंगे, भानु प्रताप सिंह समिति। विकल्प नंबर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। भानु प्रताप सिंह समिति यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बताइए किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता की अपने प्रतिनिधि के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है। देखिए, प्रत्यक्ष भूमिका पूछा गया है प्रतिनिधियों के निर्वाचन में। आपको बताना 184 का आंसर क्या होगा। पहला विकल्प है मौलिक अधिकार, शक्तियों का पृथक्करण, धर्मनिरपेक्षता, सरकार का संसदीय रूप। देखिए, संसद सरकार का जो संसदीय रूप है ना, भाग नंबर 5 अनुच्छेद नंबर 79 से 122, ये वाला आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। जिसमें आप पढ़ते हैं द्विसदनीय विधायिका, जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। ये सरकार का क्या है, संसदीय रूप ही तो है। विकल्प नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए राइट आंसर आपका है। जिनका भी ऑप्शन नंबर आपका डी आ रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। केंद्र सरकार के विधायी अंग जो है ना, तीनों अंग जो आपके हैं, हाँ बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है। राज्यसभा के जो महासचिव होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। यह प्रश्न आपका ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। 185 का देखिए आपको बताना आंसर क्या होगा। और ये की जाती है राज्यसभा के सभापति। अच्छा, राज्यसभा के सभापति आप जानते होंगे कौन है। राज्य के सभापति एक तरीके से उपराष्ट्रपति तो होते हैं, उपराष्ट्रपति तो होते हैं आपके, है ना, पता है सभी को। राज्य के जो सभापति होते हैं एक तरीके से उपराष्ट्रपति ही होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, जब भारत की तरह विधायिका के 2 सदन होते हैं तो बताइए इसे विधायिका कहा जाता है। कौन सी विधायिका कहते हैं। जब भारत की तरह विधायिका के 2 सदन होते हैं ना, तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर द्विसदनी विधायिका यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका बिल्कुल आंसर आपका सही है। द्विसदनी में आपका होता है उच्च सदन होता है, निम्न सदन होता है। उच्च सदन जानते ही हैं आप, है ना। उच्च सदन किसे कहते हैं, राज्यसभा को कहते हैं, लोकसभा को कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। यहां पर पूछा गया लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों के न्यूनतम यानी कोरम जिसे कहते हैं कितनी होनी चाहिए। कम से कम इतनी संख्या होगी तभी संसद चलेगी। अगर इससे कम संख्या में लोग उपस्थित रहेंगे तो नहीं होगी। उसी को हम बोलते हैं कोरम। और कोरम की संख्या आप पता है, जितनी टोटल सीटें होती हैं उसका कितना परसेंट मतलब कितना भाग होना चाहिए, तो उसका कम से कम होना चाहिए। यहाँ पर आंसर क्या होगा, 1/10। संसद के सदस्यों कुल संख्या का 1/10 आपका होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही आंसर आपका है। यहां पर पूछा गया एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं। एक वर्ष में लोकसभा के आपके 3 सत्र होते हैं। एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है जो जुलाई से सितंबर तक होता है। इसके बाद एक सत्र आपका और होता है, उसको कहते हैं शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र दोस्तों याद रखिएगा, नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है।
इस तरीके से हम कह सकते हैं एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। यहां पर हमने प्रश्न पूछा है कि राज्यसभा के बारे में बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए राज्यसभा के बारे में आप बताइए, तब तक हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं। लैपटॉप की जो बैटरी है इसका नोटिफिकेशन आ गया है बैटरी लो का, तो हम कोशिश करेंगे इसको चार्ज में लगा दें, है ना। चार्ज में लगाने के लिए 1 मिनट का समय लग सकता है, बस प्लग लगाने की देर है, क्योंकि बैटरी इसकी लो बता रहा था। इसको चार्ज में लगा देते हैं। चलिए चार्ज में लग चुका है, चार्जिंग भी होने लगी है बराबर। चलिए अब बताइए 189 नंबर का बताइए आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पे आंसर दीजिएगा। 189 नंबर, हाँ 189 नंबर आपसे क्या पूछा गया है। ऑप्शन नंबर कह रहे हैं सर डी नंबर लगा दीजिए। इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है और ये कभी भी भंग नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी लगा दो ना, बिल्कुल सही है। राज्यसभा का गठन बताइए किस अनुच्छेद के तहत होता है, कोई बता सकता है। राज्यसभा का जो गठन है ना, राज्यसभा का जो गठन है वो कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद बताइए कौन से अनुच्छेद में, जल्दी से बताइए फिर हम आगे बढ़े। अनुच्छेद बोले तो 80 है। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 80। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। भारत में बताइए किस प्रकार की सरकार है। देखिए भारत में किस प्रकार की सरकार है ना, तो यहां पर आंसर क्या होगा भैया, संसदीय सरकार लगा दीजिए। संसदीय सरकार यहां पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। उस विकल्प का चयन करिए जो भारतीय संसद की भूमिका का समर्थन नहीं करता है। उस विकल्प का चयन करिए जो भारतीय संसद की भूमिका का समर्थन नहीं करता है। आपको बताना है राइट आंसर यहां पर क्या होगा। देखो लोकसभा वाला अनुच्छेद 81 है, राज्यसभा वाला 80 है ना। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर लगा दीजिए संसद के बारे में बताया गया। संसद आपका अनुच्छेद नंबर 79 में है ना। 191 नंबर का क्या लगाओगे, सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य विवादों का निपटारा करना और निर्णय पारित करना। ये संसद का क्या है लिखा है, भूमिका का समर्थन नहीं करता, बाकी सब करते हैं। राष्ट्रीय सरकार का चयन करना, सरकार को नियंत्रित करना, कानून बनाने कार्य, ये सब आपके संसद के हैं। लेकिन जो पहला विकल्प लिखा हुआ है ये आपका नहीं होगा। बोला गया कौन सा मतलब विकल्प है जो आपका चयन नहीं करता है, समर्थन नहीं करता है। तो सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य विवादों को जो निपटारा होता है करना, निर्णय पारित करना, ये आपका समर्थन नहीं करता है। बिल्कुल सही। संसद देखिए राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनी होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका है। पहले साफ असेंबली एक विधायी सभा है जिसे विख्यात वास्तुकार ले कोर्बुसियर द्वारा डिजाइन किया गया है ना। ये बताइए कहां पर स्थित है, आपको बताना ये कहां पर स्थित है। चलिए जवाब दीजिएगा सभी लोग, ये कहां पर स्थित है आपको बताना है। आंसर यहां पर क्या होगा, संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। बहुत बढ़िया, बिल्कुल अनुच्छेद आपने सही बताया है। अगला प्रश्न बताइए कि पहले साफ असेंबली एक विधायी सभा है जिसे विख्यात वास्तुकार ले कोर्बुसियर द्वारा डिजाइन किया गया है, ये कहां पर स्थित है। ये कहां पर स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा चंडीगढ़ में। कहां पर है ये, चंडीगढ़ लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइए कि भारत की संसद में क्या क्या शामिल है। 2022 में इतना आसान प्रश्न पूछा था, अब अगर आ गया तो कोई गलती नहीं करेगा। सबको पता चल गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन भैया अधिकृत है। राज्य की सीमाओं को बदलना है, इसके लिए अधिकृत बताना है कौन है। 194 नंबर का जवाब आ गया, कह रहे हैं सर संसद है। क्या है, संसद। किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने का भैया किसके पास पावर है, संसद के पास। भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार बताइएगा प्रत्येक राज्य की विधानसभा में राज्य में जो क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए सदस्य मतलब अधिक नहीं हो सकते और कम भी नहीं होने चाहिए, है ना। ये प्रश्न तो शायद हमने कल भी कराया था और कल इस प्रश्न को काफी लोगों ने आंसर गलत भी दिया था। आज उम्मीद करेंगे इसका आंसर सभी लोग सही देंगे। 195 नंबर का देखिए आपके सामने है और आपको बताना आंसर क्या होगा। अब आप कहेंगे सर अनुच्छेद नंबर 170 में, बिल्कुल सही है। भाग नंबर 6वें में इसमें राज्य सरकारों के कार्य संबंधी प्रावधान शामिल हैं, बिल्कुल सही बात है। द्विसदनी का मतलब होता है एक विधानसभा एक विधान परिषद। विधान परिषद तो आपको पता ही है कि पूरे हर राज्यों में तो है नहीं, टोटल आपके 6 राज्यों में विधान परिषद है। अगर हम आपसे कहें कि उत्तर प्रदेश में बताइए विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, देखो लोकसभा के तो आप यूपी में बता ही देंगे 80 है
है ना। लोकसभा में भैया यूपी में बता रहे हैं, यूपी में लोकसभा के कितने लोग हैं, लोक सदस्य कितनी है, लोकसभा की सीटें 80 हैं। राज्यसभा की कितनी है, राज्यसभा की आपकी 31 हैं। अब विधान परिषद की बताओ कितनी है, विधान परिषद की बताओ कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे आंसर आपका होगा 500 से, मतलब लिखा है 500 से क्या है अधिक नहीं होगा और 60 से कम भी नहीं होगा, बिल्कुल सही है। विधान परिषद की संख्या कितनी है आपको बताना है, और विधान परिषद की संख्या आपकी है उत्तर प्रदेश में 100 है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया, आपको यहाँ पर जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, आपके सामने यहाँ पर जवाब दिया गया है, आपको बताना है आंसर क्या होगा। लिखा है संसद के किसी भी सदन के सदस्यों की अयोग्यता पर विवाद होने की स्थिति में, अयोग्य होने की स्थिति में बताइए जो निर्णय लिया जाएगा वो अंतिम माना जाएगा। किसका माना जाएगा, अगर आप अयोग्य हैं तो अंतिम निर्णय किसका माना जाएगा आपको बताना है 196 नंबर में। तो आप कहेंगे महामहिम जो हमारे भारत के प्रथम होते हैं राष्ट्रपति, इन्हीं का भैया अंतिम माना जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 कि कोई भी काम होगा राष्ट्रपति के साइन के बिना नहीं होगा। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। 196 नंबर, कुछ लोग बी नंबर लगा दिए, बी नंबर कैसे हो जाएगा भैया बताओ। हाँ राधे राधे भैया सभी को कह रहे हैं विधानसभा की 403 है, बिल्कुल सही। अच्छा विधानसभा हमने नहीं पूछा था, विधान परिषद पूछे, चलो वो छूट गया था, बता दिया, बहुत अच्छी बात है, 403 है। अगला प्रश्न आपसे बताइएगा कि भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव तो निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। अब कह रहे हैं जिसमें शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल होते हैं आपको बताना है। 197 नंबर हमने पूछा, आपको यहाँ पर जवाब देना है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो कह रहे हैं सर लिखा क्या है इसमें, पढ़ लेते हैं। लिखा है संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा राज्यसभा तो होते ही हैं। अब विधानसभा के, हाँ विधानसभा के होते हैं लेकिन विधान परिषद के नहीं होते हैं। अब विधान परिषद इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि विधान परिषद हर जगह तो है नहीं। अब भारत के 28 राज्यों में मात्र 6 जगह है, तो उनको कैसे सदस्य शामिल कर सकते हो, विधानसभा तो सब जगह होती है। ऑप्शन लगा दो, डी नंबर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से बताइए किस राज्य में विधान परिषद है। अब 198 नंबर पूछा गया विधान परिषद बताइए। अब आप कहेंगे सर विधान परिषद वाले राज्य तो हम जानते हैं, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश हमने नाम बता ही दिया, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश कहाँ से आ गया, आंध्र प्रदेश तो है ना, आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, बोला गया कहाँ पर है। अच्छा है वाला पूछा, कोई बात नहीं, आंध्र प्रदेश में तो है ही। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल में थोड़ा है, आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर मध्य प्रदेश कह रहे थे, मध्य प्रदेश में विधान परिषद है क्या, अभी तक तो नहीं थी। चलो आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो आप कहेंगे सर करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करते हैं, स्पीकर। लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं ना, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। राधे राधे भैया, राधे राधे, बहुत देर में आप आए हैं। हाँ ना, बिल्कुल सही जवाब था। चलो राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। आप कहेंगे सर प्रथम सभापति की बात हो रही है, 200 नंबर बताइए आंसर क्या होगा। अब आप कहेंगे सर ये इतना आसान प्रश्न आप पूछ लिए हैं, कोई गलत करेगा ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कि राज्यसभा के प्रथम सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति भारत के सभी को पता है। पहले कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अब इस समय आपको यह बताना है, देखो यहाँ पर गणेश वासुदेव लगा रहे हैं, जो लोकसभा के पहले भैया अध्यक्ष थे, है ना, गणेश वासुदेव मावलंकर करके हैं। हमने पूछा है राज्यसभा के, तो आप लोकसभा के बता रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा ये बता दीजिए कि इस समय वर्तमान में राज्यसभा के राज्यसभा के उपसभापति कौन है। उपसभापति का मतलब हुआ उपराष्ट्रपति। तो आप बताइए इस समय वर्तमान में, देखते हैं किसको किसको जानकारी सही से है। बताइए भैया इसका आंसर सभी लोग बताइए, वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। उपराष्ट्रपति बता दीजिए, बदल चुके हैं, गलती से पुराने वाले नाम मत बताइएगा। किसी को पता है, पता हो तो बता दीजिए ताकि सबको जानकारी हो जाए। हाँ बहुत बढ़िया। वो भी राधा कृष्णन, अच्छा चलो ठीक है, ये वाला हो चुका है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ।
संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति के द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? चलो बताओ, 201 नंबर बताइए। 201 नंबर देखिए, आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। ये होता है मंत्रिपरिषद। क्या होगा? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, ठीक है ना, मंत्रिपरिषद यहां पर क्या है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, सरकार का अंग जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन के कार्य का वहन करता है ना, उसे क्या कहा जाता है? सरकार का अंग जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन के कार्य का वहन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कार्यपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही है। हम समझ गए भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइएगा कि भारत में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के द्वारा पेश और पारित किए गए सभी विधेयक जो है किसकी सहमति मिलने के बाद ही लागू हो सकते हैं? बताओ, किसकी सहमति मिलने के बाद ही लागू हो सकते हैं? 203 नंबर में आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति जो है, इन्हीं के मेन सिग्नेचर की बहुत जरूरत पड़ती है ना, इसीलिए राष्ट्रपति के बिना कोई काम आपका पूरा नहीं हो सकता। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बताइए, इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा आपका नहीं है? भारतीय संसद का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है? 204 नंबर आपको बताना है। तो यहां पर आप देखेंगे ना, संसद का बात करेंगे तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्य विधानसभाएं भैया कब से आ गए? 3 ही अंग होते हैं संसद के, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। डी नंबर लगा दो। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद बताइए कब अस्तित्व में आई? जब देश आजाद हुआ तो पहली जो निर्वाचित संसद है, ये अस्तित्व में कब आई थी? आप कहेंगे सर ये 1952 में आई थी। प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुए थे ना, तो कब आई थी? 1952। अभी 51वां ऑप्शन दिया है, अब कौन सा लगाओगे? 1952 वाला, ठीक है, 1952 में आई थी। 51-52 में क्या हुए थे के बाद गठित हुआ था आपका? 205 का बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे। काफी लोगों को लग रहा है सुबह सुबह अब हो रहा है, लाइव क्लास में ऐड आ रहा है। ये लाइव क्लास में ऐड आ रहा है, ये रियल वाला लाइव है, लेकिन पता नहीं लाइव क्लास में अब इस समय यूट्यूब समझ में हमको यही नहीं आया है। हम एक दिन खुद वीडियो देख रहे थे लाइव, अपना मतलब अपना नहीं, मतलब दूसरे जो सर पढ़ाते हैं उनका देख रहे थे, उसमें भी ऐड आ गया। हमने कहा लाइव क्लास में ऐड कैसे आ गया? अब यूट्यूब में पहले तो नहीं आता था लाइव में, इसीलिए काफ़ी सारे लोग सोचते थे चलो लाइव ले लेंगे, उसमें ऐड से मुक्ति मिलेगी। लेकिन अब यूट्यूब ने क्या किया है, लाइव में भी ऐड आते हैं, खूब आते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आते, खूब आते हैं, भर भर के आते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा यूट्यूब करना क्या चाहता है, कितना ऐड दिखाएगा, समझ में नहीं आता है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? 206 नंबर आपको बताना है। और 206 नंबर आप कहेंगे सर लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो होता है, यहां पर बताना है क्या होगा, किसके द्वारा किया जाता है? ये जो लोकसभा के जो सभी सदस्य होते हैं ना, उन्हीं के द्वारा होता है। जब लोकसभा के क्या होंगे, सभी सदस्य होंगे, सभी सदस्य होते हैं। अब इसमें ये नहीं है कि बहुमत दल के ही हो, सभी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष जानते हैं कौन थी? मीरा कुमार। मीरा कुमार भैया थी लोकसभा के प्रथम। और लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे ना, वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, है ना, ये भी याद रखिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा में 1 से अधिक सीटें हैं? आप करवा दीजिए सर। अभी हम यूट्यूब को फोन लगाएंगे और कहेंगे भैया आप क्या अत्याचार कर रहे हो, कितना ऐड दिखाओगे बताओ? एक हद होती है, 1 दिखा दो, 2 दिखा दो, लाइव के बाद दिखा दो। लाइव में नहीं दिखाना चाहिए। इसके लिए देखो आज हम मेल करेंगे यूट्यूब को, भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना। आज उनको मेल करके भेजेंगे और उनसे यही प्रश्न पूछेंगे कि लाइव क्लास में ऐड क्यों देते हो, क्योंकि काफ़ी आपकी कंप्लेन आ रही है। तो इसको कोशिश करिए कि आप इसको ऐड को बंद करिए, लाइव में मत दीजिए। बाकी आप वैसे देते रहिए बाद में जो आते हैं। चलो इसके लिए आज हम मेल कर देंगे। बताइए किस राज्य में लोकसभा में 1 से अधिक सीटें हैं? तो आप कहेंगे 1 से अधिक सीटें की बात कर रहे हैं तो ये मेघालय हो जाएगा। मेघालय जो है ना, बिल्कुल सही है। राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं। हाँ बिल्कुल सही है। 1 सीटें जानते हैं कहाँ है? मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। चलो पेन कहाँ चला गया? पेन ये है, ऑप्शन नंबर सी। जी सर। हाँ देखो लाइव क्लास में ऐड बहुत आता है, हम आपकी बात को समझ रहे हैं। आज हम मेल करेंगे यूट्यूब से, कहेंगे भैया कि लाइव क्लास में ऐड मत दिया करो। राज्यसभा के बारे में बताइए कौन सा कथन सत्य है?
है ना। राज्यसभा के बारे में बताना, राज्यसभा तो आप जानते ही हैं उच्च सदन होता है ना। सही वाला बताना है, लिखा राज्यसभा कभी भंग नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। सत्य वाला पूछा, राज्यसभा कार्यकाल भी 6 वर्ष का तो होता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो भी 6 वर्ष का होता है। अब बड़ी समस्या हो गई कि इसमें बताइए प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं चुना जाता, ये तो गलत है आपका पहला वाला। क्यों, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का थोड़ा कार्यकाल होता है ना। हाँ, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है, राज्यसभा तो कभी भंगे नहीं कर सकते हो, यही वाला होगा। सही है। और राज्यसभा क्या है, उच्च सदन है। कैसा सदन है आपका, उच्च सदन है। उच्च सदन होता तो सही हो जाता। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी होगा ना, सी नंबर करेक्ट है, हाँ बिल्कुल सही है। अगला बताओ, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। लोकसभा में आपको बताना है निर्वाचित जो सदस्यों की संख्या है ना वो कितनी है, आपको बताना है। राइट आंसर यहां पर क्या होगा। और यहां पर भी देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, 209 नंबर का कह रहे हैं सर, ऑप्शन नंबर लगा दीजिए। कौन सा लगाए बताइए। निर्वाचित पूछा है तो 543 होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। निर्वाचित कितनी है, 543। कह रहे हैं सर 1/3 सदस्य जो होते हैं रिटायर हो जाते हैं, कितने साल में हो जाते हैं ये भी बता दीजिए, है ना। आपको ये बताना है कि राज्यसभा में जो सदस्य आपके रिटायर होते हैं ना कितने साल में हो जाते हैं। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं ना कितने साल में रिटायर हो जाते हैं। हर 2 वर्ष में कह रहे हैं, अच्छा अच्छा। 1/3 सदस्य कह रहे हैं हर 2 वर्ष में, बिल्कुल सही है। चलो 210 नंबर बताइए। यहां पर लिखा है कि कितने मंच परिषदों को शामिल किया गया है। तो यहां पर लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%, बहुत बार बताया, 15% अधिक नहीं होना चाहिए, कई बार बता चुके हैं, है ना, कई बार बता चुके हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखिए आपसे बताना है, 2 साल में होते हैं उन। पहला लोकपाल बिल भारतीय संसद में पेश किया गया था। यहां पर देखिए आपको बताना है पहला लोकपाल बिल भारतीय संसद में कब पेश किया गया था। 211 नंबर बताइए। ये पेश किया गया था आपका 1968 में। कब केस पेश किया गया था, हाँ ये आपका 1968 में किया गया था, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन लोकसभा के पूर्ण अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। कौन लोकसभा के पूर्ण अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है, आपको बताना है। 212 का आंसर क्या होगा। ये आपका हो जाएगा अध्यक्ष। लोकसभा के पूर्ण अधिकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है भैया, अध्यक्ष करता है, अध्यक्ष। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। आर्टिकल नंबर 93 में बताया गया है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था, अभी हमने आपको बताया था चुनाव की, अभी बताया नहीं था, 1951-52 में हुआ था। कब हुआ था, 1951-52 में हुआ था, बिल्कुल अभी हमने आपको बताया था। बिल्कुल सही जवाब है, जिनका आ रहा है सी फॉर क्या होता है। राज्यसभा के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं। देखिए राज्यसभा के देखो सदस्य की बात अलग है। राज्यसभा को जो तो भैया उसका तो वो तो स्थायी होता है, वो तो विघटित होता ही नहीं, भंगी नहीं होता है। लेकिन जब सदस्यों की हम बात करेंगे, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वो अलग बात है कि हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। एक आपका उच्च सदन होता है जिसे आप कभी भंग नहीं कर सकते। लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। बताइए इनमें से कौन सरकारी विधेयक पेश कर सकता है, सरकारी विधेयक। 215 नंबर में आपको बताना है सरकारी विधेयक कौन पेश कर सकता है। लिखा लोकसभा में मंत्री, लोकसभा में ट्रेजरी बेंच के सदस्य, संसद के किसी भी सदन में मंत्री, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी नंबर को लॉक कर दीजिए। संसद के किसी भी सदन में मंत्री आपके सरकारी विधेयक को पेश कर सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका है 215 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न पूछा गया है एक संसदीय कार्यकारिणी क्या है। यहां पर देखिए 216 नंबर बताना है, एक संसदीय कार्यकारिणी क्या है।
एक लोग कह रहे हैं सर 1 बजे जो सर क्लास लेते हैं ना, वो सर आपके क्या है, क्या क्या आप लोग लिखते रहते हैं भाई। एक संसदीय कार्यकारिणी क्या है, 1 2 16 नंबर बताइए। यहाँ पर आपका हो जाएगा एक कार्यपालिका जो संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर है। एक कार्यपालिका जो संसद में बहुमत के समर्थन पर क्या है, निर्भर है। बिल्कुल सही आंसर आपका है ना, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आपका है। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, ए नंबर को लॉक कर दीजिए, बिल्कुल सही है। हाँ, समर्थन पर भी तो निर्भर होते हैं ना, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए। अगला अगला प्रश्न बताइएगा। पूछा गया संसद के लगातार 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना है। यहां पर हमने क्या पूछा है, संसद के लगातार 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना है। अधिकतम की हम बात करने वाले हैं तो आप कहेंगे सर 6 महीने, है ना, 6 महीने यहां पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहां पर आपको बताना है, लिखा किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेता है, कौन लेता है। चलिए 218 नंबर बताइए, आंसर क्या होगा। ये भैया जो आपका है ना, क्या बोलते हैं, किसी भी विधेयक को अगर धन विधेयक घोषित करने के जो निर्णय लेता है ना, वो लेते हैं भैया लोकसभा के अध्यक्ष। कौन लगाते हैं, स्पीकर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए नंबर लगा दीजिए, ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा। यहां पर हमने पूछा है कि लोकसभा में धन विधेयक पारित करने के बाद राज्यसभा विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस कर सकती है। लोकसभा में धन विधेयक पारित करने के बाद राज्यसभा विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा में वापस कर सकती है। वापस करने का मतलब है 14 दिन। कितने दिन है, 14 दिन। कई बार आपने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 2019 के भारतीय आम चुनाव किस लोकसभा के गठन के लिए आयोजित किए गए थे। 2019 में जो भारतीय आम चुनाव हुए थे ना, किस लोकसभा के लिए हुआ था। ये कुल मिला के ये बताओ कि 2019 में जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, वो बताओ कौन से नंबर के हुए थे। लोकसभा 17वीं लोकसभा थी। अच्छा, 2019 में हुआ, इसके बाद फिर 2024 में हुआ, 2024 में हुआ, अब 2029 में होगा, है ना। तो अभी 2019 पूछा तो 17वीं है, 18वीं वाला आपका 2024 में है, और 2029 में जो होगा वो 29वीं लोकसभा का चुनाव होगा। अब देखो 2029 में देखो किसकी सरकार बनती है। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा राजनेता लोकसभा में कभी भी सदन का नेता नहीं रहा है। आप कहेंगे सर राजनेता जो है लोकसभा में कभी सदन का नेता ही नहीं रहा है। उनका नाम क्या था, उनका नाम था आपका मनमोहन सिंह। बिल्कुल सही है, श्री मनमोहन सिंह लिखा हुआ है। 1991 से लेकर 2019 तक 5 बार राज्यसभा में असम राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की संसद के सदस्य के रूप में कार्य किया। याद रखिएगा 2004 से लेकर 2014 तक 13वें नंबर के प्रधानमंत्री भी आपके बने थे, सभी को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। प्रणब मुखर्जी भैया 2012 से लेकर 2017 के बीच में रहे थे। ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के थे, 13वें नंबर के थे। अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं ये 10वें नंबर के थे ना आपके। ये भैया आपके 1998 से लेकर 2004 तक रहे थे आपके। ये आपके कौन से नंबर के थे, 10वें नंबर के थे आपके, 10वें नंबर के थे। राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। अब आप कहेंगे राज्यसभा में सीटें हैं 250 का 1/10 कर दो, कितना आएगा, 25। अभी हमने आपको बताया नहीं था 1/10 होता है, तो 250 का 1/10 निकालोगे 250 से कितना आएगा, 25 आएगा। अगला प्रश्न यहां पर बताइए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से मतलब किसके लिए जिम्मेदार है। 223 नंबर बताइए किसके लिए जिम्मेदार है। तो आप कहेंगे सर ये तो जिम्मेदार है आपका लोकसभा के है ना, लोकसभा अनुच्छेद नंबर 75 का 3 कल ही बताया था, कल ही बताए थे। भारत के वित्त मंत्री के द्वारा केंद्रीय बजट में लिखा है प्रस्तुत किया जाता है। भारत के वित्त मंत्री के द्वारा केंद्रीय बजट लिखा है डैश डैश में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा लगा दीजिए।
224 नंबर का बी होगा, लोकसभा में भैया प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 225 नंबर में आपसे पूछा गया है कि नवगठित लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? नवगठित जो लोकसभा है इसकी जो प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता करता है कौन करता है? ये करता है भैया आपका लोक कार्यवाहक अध्यक्ष। कौन करता है? ये कार्यवाहक अध्यक्ष करता है। कौन करता है? कार्यवाहक अध्यक्ष करता है ना, कार्यवाहक अध्यक्ष करता है। बिल्कुल सही आंसर आपका है, कार्यवाहक अध्यक्ष लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। 225 नंबर का क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। आप लोगों को जवाब देख के तो इतना अच्छा लग रहा है कि आज आप लोगों ने तैयारी बहुत अच्छी किया है, मतलब सभी का जवाब सही आ रहा है। आज समझ में नहीं आ रहा हम लोग जवाब सही क्यों आ रहे हैं, कोई तो रीजन होगा। बताइए इनमें से बताइए कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? देखिए दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष पूछा गया है, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और फिर जवाब दीजिए, गलत मत बताइएगा। प्रथम वाले तो आपको सभी को पता है, गणेश वासुदेव मावलंकर हैं, लेकिन हमने दूसरा पूछा है। अब गणेश वासुदेव उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया, उन्हें पता है कि पहली लोकसभा के अध्यक्ष सभी को पता है। जीवी मावलंकर जो शॉर्टकट में पढ़ते हो, गणेश वासुदेव मावलंकर, वो तो सभी को पता है पहली लोकसभा के थे। दूसरी वाला पूछा है, तो दूसरी वाले कौन थे? एम अनंत सैनम अयंगार। विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बिल्कुल। आज आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा आप सब लोग आंसर सही क्यों दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारे क्वेश्चन वगैरह आप लोगों ने हैक कर लिया हो अपने मोबाइल पे। चलिए अगला प्रश्न बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार बताइए निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करता है? मंत्रिपरिषद का गठन कौन नहीं करता है? तो आप कहेंगे मंत्रिपरिषद का गठन की बात हो रही है, इसमें बताइए कौन सा होगा। पहला ऑप्शन क्या है? स्थानीय सरकार के मंत्री कहां से करेंगे? यही लगा दो, लिखा है ना कौन नहीं करते हैं, बस हो गया। ऑप्शन नंबर ए, आसान प्रश्न था। हाँ राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके सामने है। लोकसभा में बताइए विभिन्न प्रकार के विधेयक पेश किए जाते हैं, इनमें से बताइए कौन उनमें से एक आपका नहीं है? लोकसभा में आपको बताना है विभिन्न प्रकार के विधेयक पेश किए जाते हैं, उनमें से जो आपका है वित्तीय विधेयक, धन विधेयक, साधारण विधेयक, राजस्व विधेयक कहां से आ गया? ये वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लगा दो, बाकी सब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या अधिकतम है? अपना उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन के मामले में पहला स्थान है, क्राइम के मामले में भी पहला स्थान है, और लोकसभा की सीटों के मामले में भी पहला स्थान है, कई चीजों में पहला स्थान है, बता नहीं सकते आपको। उत्तर प्रदेश लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला बताइए निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी समिति संसद के प्रत्येक सदन में होती है? बताइए कौन सी भैया स्थायी समिति जो है संसद के प्रत्येक सदन में होती है? 230 नंबर बताइए। 230 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा? इनमें से सभी विकल्प कह रहे हैं। देखिए यहां पर देख लेते हैं, याचिका समिति है, विशेषाधिकार समिति है, व्यापार परामर्शदात्री समिति है, इनमें से सभी। ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइएगा। अच्छा ड्रोन के मामले में भी पहला आ गया। अच्छा 80 सीटें याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा की कितनी है? 31 है। विधान परिषद की 100, विधानसभा की 403। ठीक है आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की जो शर्तें हैं ना निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? आरआरबी जेईई में पूछा गया था। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की जो शर्तें हैं निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? 231 नंबर आपको बताना है। 231 नंबर का जवाब अगर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है संसद, तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ना, बिल्कुल सही है। इस समय यूपी में चोरियां बहुत हो रही हैं, दिन दहाड़े चोरियां बहुत हो रही हैं, रात की तो छोड़ो दिन दहाड़े हो रही है इस समय, है ना। अभी कई घरों में हम देख रहे हैं, गांव वगैरह आसपास इलाकों में रात में चोर आते हैं और पता चलता है कई सारी घटनाएं आप देख रहे हैं। पहले एक जमाना चला करता था कि चोर आते थे, अब तो बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ गई है संख्या, कई गाँवों में देख रहे हैं, है ना। रात में जानवर बंधे होते हैं उनको खोल ले जाते हैं, पहले एक समय हुआ करता था, लेकिन अब लग रहा है फिर से एक्टिव हो गए हैं, और कई गाँवों में आज दिन आप खबर पढ़ भी रहे होंगे, ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइएगा, यदि कोई व्यक्ति दोनों संसद भवन के लिए निर्वाचित होता है तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हाल में, हाँ वांछित हाल में किसके लिखा है, वांछित हाल में के भीतर कार्य करने की सूचना दी जानी चाहिए। मतलब कितने दिन के अंदर सूचना दे देनी चाहिए? कम से कम आपका है 10 दिन, 10 दिन के अंदर, ठीक है ना, 10 दिन के अंदर। ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे? बी नंबर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है ना, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए आरक्षित है? पहला घंटा, पहला जो घंटा होता है वो प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे शुरू होता है। शून्यकाल, ऑप्शन लगाइए प्रश्नकाल। प्रश्नकाल क्या है? पहला घंटा है। सॉरी, प्रश्नकाल है, हमने गलत लगा दिया। यहाँ पर क्या है? प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल है ना। बोल प्रश्नकाल रहते, गलती से शून्यकाल लगा दिया। प्रश्नकाल है, ठीक है ना। यहाँ पर जो पहला घंटा होता है वो किसके लिए आपका आरक्षित है? प्रश्नकाल के लिए, प्रश्नकाल, ठीक है ना। देखो शून्यकाल जो होता है वो प्रश्नकाल के तुरंत बाद यानी दोपहर 12 बजे शुरू होता है, ठीक है ना। 30 मिनट की उसकी अवधि होती है। यहाँ पे प्रश्नकाल होगा, प्रश्नकाल लगा दीजिए। बी नंबर होगा, बी। वो गलत हमने टिक कर दिया था, ऑप्शन नंबर बी कर लो, बी। पहला घंटा किसके लिए आरक्षित है? प्रश्नकाल। चलो क्लियर हो गया। हाँ प्रश्न होगा, वो गलती से हमने टिक कर दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है? एक प्रश्न कोई छूट गया क्या? हाँ ये वाला। अगला बताओ। लिखा हुआ राजनीति में विहिप कार्यालय का उल्लेख किसमें किया जाता है? राजनीति में विहिप कार्यालय का उल्लेख किसमें किया जाता है आपको बताना है। यहां पे राइट आंसर क्या होगा? देखो यहां पर लिखा है संसदीय विधि, लिखा है संविधान, लिखा है संसदीय परंपरा होगा। यहां पर आंसर क्या लगाएंगे? परंपरा वाला। तो इसमें अहिंसक तरीकों का उपयोग करके राजनीतिक परिवर्तन प्राप्त करना शामिल है। विहिप के पद का उल्लेख न तो भारत के संविधान में, न सदन के नियमों में और न ही किसी संसदीय कानून में किया गया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित है। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर लगाइए, डी नंबर। भारत में बताइए देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है? देश का सर्वोच्च कार्यपालक की जब हम बात करेंगे तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? महामहिम राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए नंबर लगा दीजिए। ये भारतीय मतलब भारत गणराज्य के राज्य का प्रमुख भी होता है ना, बिल्कुल। कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख होता है। देश का प्रथम नागरिक, देश का अगर हम आपसे कहें या भारतीय सशस्त्र जो बल है इनके कमांडर इन चीफ किसे कहते हैं? राष्ट्रपति कहते हैं, है ना। प्रथम नागरिक की बात करेंगे देश का तो भी आपको राष्ट्रपति बताना है। अगला प्रश्न बताइए, जून 2022 तक भारत में कितने ऐसे प्रधानमंत्री चुने गए हैं जो अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, ग्रुप डी में पूछा गया था। देखिए यहां पर आपको बताना है, उनकी संख्या बतानी है, कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने राज्यों के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मतलब प्रधानमंत्री के पहले राज्यों के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जब देश आजाद हुआ था 1947 से अब तक भारत में आपके 14 प्रधानमंत्री हो चुके हैं, सभी को पता है। इनमें 6 आपके थे, 6 थे। उसमें आपके मोरारजी देसाई जैसे आपके हो गए, चरण सिंह हो गए, वीपी सिंह, नरसिम्हा राव, हाँ एचडी देवगौड़ा। यहाँ पर कुल मिला के आपको याद रखना है, मोदी जी भी तो आपके थे, गुजरात के पहले सीएम थे। टोटल आपके 6 हैं। कितने टोटल? संख्या याद रखो, 6, बस हो गया। कितने हैं? 6। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन होता है? मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन होता है? नाम बताइए। अगर आपका जवाब उपराज्यपाल आ रहा है तो समझ जाइएगा बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए ऐड वगैरह आपके फोन में फिर से आ गया होगा, है ना। ऐड बहुत आता है। देखिए ऐड तो हमारे फोन में तो आ गया है, इसमें हम कमेंट पढ़ रहे हैं आप लोगों के। आपके भी फोन में आया है तो बता दीजिए कमेंट करके, हाँ सर हमारे में भी आया है। इससे हमें वेरीफाई हो जाए कि हाँ वाकई में ऐड आपके पास भी आ रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइएगा, नाभिकीय कमान प्राधिकरण नीति लिखा है ना, इसका आयोग जो है कैबिनेट की नियुक्ति समिति, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय का प्रमुख इनमें कौन होता है? इनमें कौन होता है? तो आप कहेंगे सर इतनी चीजें हैं, प्रधानमंत्री लगा दीजिए, है ना। प्रधानमंत्री बिल्कुल सही जवाब है जी सर। आया है, आया है। अच्छा ऐड लेकिन अलग अलग आते हैं ना, किसी के मोबाइल में मान लो ऐड आ रहा होगा फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन से लगी है, किसी में कुछ और लगा आता होगा, मतलब ऐड अलग अलग आते होंगे। ऐड एक तो नहीं आते होंगे, है ना, सबके अलग अलग ऐड आते हैं, पता नहीं कितने ऐड आते रहते हैं। अगला बताइए, भारत के मुख्य जो न्यायाधीश की नियुक्ति बताइए इनमें कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इनमें से कौन करता है? 239 नंबर बताइए।
और नियुक्ति की अगर हम बात करेंगे मुख्य न्यायाधीश की, तो करते हैं महामहिम यानी जो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं आपके राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, यहाँ पे राइट आंसर बताइए क्या होगा। प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से बताइए कौन गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं। बताइए कौन गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं, उनका आपको नाम बताना है। 240 नंबर, 240 नंबर का जवाब क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 240 नंबर लगा दीजिए, बड़ा आसान प्रश्न पूछ लिए हैं। राष्ट्रपति देते हैं राजपथ पर, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रधानमंत्री भैया लाल किला से देते हैं, राष्ट्रपति बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन में देख लेते हैं किसका किसका आया है। चलिए वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा जो लोग बाद में आए, है ना, वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए करिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर आपका है। देखो 40 प्रधानमंत्री, तो वो बताया प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहां पर बताइएगा, लिखा है भारत के किस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार वित्त मंत्री बने। भारत के किस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार वित्त मंत्री बने थे, आपको बताना है। 241 नंबर, 241 नंबर बताइए आंसर क्या होगा। कह रहे हैं सर पीवी नरसिम्हा राव लगा दीजिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, पीवी नरसिम्हा राव, जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। बताइए मंत्रिपरिषद जो है ना, यहाँ लिखा है इसका अध्यक्ष कौन होता है। भारत सरकार मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो आप कहेंगे सर प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अनुच्छेद नंबर 75, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 78 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति को सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य, यहाँ पे लगा दो प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी है। अगर आपको मान लो राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए कम से कम इतने उम्र होगी तभी बन पाओगे। तो राष्ट्रपति बनने की अगर मान लो अगर है किसी की उम्मीद लग रहा है तो कम से कम इसकी जो उम्र है 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको प्रधानमंत्री मान लो बनना है, सपना है प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उसके लिए 25 वर्ष निर्धारित की गई है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहां पर बताइएगा, निम्न में से कौन शर्त भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए, है ना, देखिए राज्यसभा का सदस्य बनना है 30 वर्ष है आपका, लोकसभा सदस्य बनना है 25, प्रधानमंत्री लोकसभा में ही आता है ना 25 होगा, राज्यपाल बनना है, राष्ट्रपति बनना है 35 साल मिनिमम न्यूनतम उम्र है। कौन सी शर्त बताइए भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए अनिवार्य नहीं है। 244 नंबर बताइए। 244 नंबर में आपको जवाब देना है, आंसर यहां पर क्या होगा, सी नंबर होगा ना, 244 का सी नंबर है। संसद में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए कम से कम भैया आपको। ये जो लिखा है ना, देखो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की ये सब है, लेकिन ये जो 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए ये थोड़ा होगा, है ना, बिल्कुल गलत दिया हुआ था। अब उसमें जज वगैरह बनना हो, न्यायाधीश, तो उसके लिए होता है आपका, ये वाला कहाँ से ऑप्शन आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई अनुभव वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, बस भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र पूरी हो और कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करना, ये होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 बताइए निम्न में से। देखो 123 1 2 3 हमने कई बार बताया, ये आपका राष्ट्रपति से संबंधित है। अध्यादेश, अध्यादेश कौन लाते हैं, राष्ट्रपति लाते हैं। अब आप कहेंगे सर राज्यपाल भी तो अध्यादेश ला सकते हैं क्योंकि वो राज्यों में भैया मेन होते हैं, तो ये लाते हैं अनुच्छेद नंबर आपका 213, ये 213 में लाते हैं अध्यादेश। इसी का 2 जो है ना इधर ले आओ, बस हो गया। 123 याद कर लो, उसी को 2 वाला 1 को इंटरचेंज कर देना, ये आपका आता है राज्यपाल के द्वारा। अगला बताइए, प्रश्न है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, है ना, उपराष्ट्रपति होते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ना, बिल्कुल सही जवाब है। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है, हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका है। ये बताइए किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं पदेन सभापति होंगे राज्यसभा के। ये अनुच्छेद नंबर बताइए, किसी को पता है, नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं। अनुच्छेद नंबर 64 में कहा गया है, अनुच्छेद नंबर 64 में कहा गया है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। अगला प्रश्न बताइएगा, लिखा हुआ है 247 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो यहाँ पे लिखा है के लिए पात्र होगा। अब बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या लगाएंगे।
किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हाँ ये वाला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो, ये वाला आपका होगा। हाँ ना, बिल्कुल सही आंसर आपका है, बी नंबर होगा। महान्यायवादी जानते हैं ना, अटॉर्नी जनरल, अनुच्छेद नंबर 76, कई बार तो यही पूछ लिया है कि महान्यायवादी कौन से अनुच्छेद में है, 76 में आपका है। अनुच्छेद नंबर 76 क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ना। कह रहे हैं सर हमारा टाइम हो गया है, तो भैया अब टाइम हो गया तो कहाँ जा रहे हैं बताइए। पढ़ाई से ज़्यादा प्रायोरिटी आप किसको चीज़ को दे रहे हैं, पढ़ाई पहले प्राथमिकता देना चाहिए, है ना। पढ़ लो, चले जाओगे फिर छूट जाएगा, बाद में देखोगे फिर मज़ा नहीं आएगा। अगला प्रश्न बताइएगा। प्रश्न पूछा गया है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, उनकी उत्कृष्टता के आधार पर नामित किया जाता है। 248 नंबर आपको बताना है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बताइए। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर 12, है ना। 12 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका है। 12 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि राज्य के राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण भारत के, यहाँ पर लिखा है द्वारा होता है, प्रधानमंत्री द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा। आसान प्रश्न है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है भैया, राष्ट्रपति। अगला बताइए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, आपको यहां पर बताना है, आंसर क्या होगा। 250 नंबर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, ये आपका है 75 के फर्स्ट में बताया गया है। प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत में जब एक राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जाता है, तो बताइए आरोप जो है किसके द्वारा लगाया जाता है। ये जो आरोप लगाया जाता है, संसद का कोई भी सदन हो, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी सदन से आप आरोप लगाया जा सकता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने आपको बताना है, लिखा हुआ है। हाँ, प्रश्न आपके सामने आपको बताना है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। लिखा है भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है। 252 नंबर बताइए। ये जो आपकी की जाती है 252 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। 252 नंबर का आपका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहां पर देखिए आपको बताना है, निम्नलिखित में से बताइए कौन भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। कौन भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। 253 नंबर बताइए आंसर क्या होगा। कौन भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, तो 253 नंबर का आंसर क्या होगा। ये आपका संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। संसद के दोनों सदनों क्या करते हैं, सदस्य करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। निम्नलिखित में से बताइए कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। भारत के देखिए सबसे युवा राष्ट्रपति आपको बताना है कौन थे, है ना। ये आपके थे 254 नंबर में, नीलम संजीव रेड्डी। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, नीलम संजीव रेड्डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। जिनका भी जवाब ऑप्शन नंबर ए आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय कौन सा है। भारत में देखिए आपको यहाँ पर बताना है कि दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय कौन सा है। 255 नंबर बताइए। भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय जो आपका है वो आपका उपराष्ट्रपति है। पहले नंबर में तो आपका राष्ट्रपति, दूसरे में आपके उपराष्ट्रपति आते हैं। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। 256 नंबर बताइए। भारत के उप प्रधानमंत्री लिखा है। 256 नंबर आपको बताना है आंसर क्या होगा। 256 नंबर का आंसर क्या होगा। भारत के उप प्रधानमंत्री जो है आपके हैं 1970 से लेकर 1979 तक रहे थे। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आपके हैं ना, ये भारत के पहले क्या थे, उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री भी थे। लाल कृष्ण आडवाणी जो है पद रिक्त होने तक भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने वाले 7वें और अंतिम व्यक्ति थे। इनके बाद से उप प्रधानमंत्री का पद खत्म कर दिया गया। पता है सभी को, नहीं पता है। और पहले आपके मोरारजी देसाई ऐसे उप प्रधानमंत्री थे, पहले थे जिन्होंने पद से भैया इस्तीफा दे दिया था। यशवंत राव चौहान की बात करेंगे, भारत के सबसे कम उम्र के थे, लेकिन यहाँ पर जगजीवन राम आंसर सही है। लिखा है कौन थे भैया, जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर, जिनका भी ऑप्शन नंबर भी आ रहा है बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है।
जेबी कृपलानी जानते हैं जब देश आजाद हुआ था उसमें क्या थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता कर रहे थे ना आपके जेबी कृपलानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति बताइए किस अनुच्छेद के तहत मृत्युदंड के दोषी को किसी भी व्यक्ति की सजा का निलंबन, छूट, राहत, सजा या छूट दे सकते हैं, है ना। राष्ट्रपति की हम बात करेंगे तो आपको बताना है अनुच्छेद नंबर आपका 72 हो जाएगा, 72। अनुच्छेद नंबर 72 जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संसद के किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने की शक्ति किसे प्राप्त है। भारतीय संसद के किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या होगा, राष्ट्रपति लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। 259 नंबर बताइए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आंग्ल भारतीय। क्या होगा, आंग्ल भारतीय। वैसे भी अब ये खत्म हो चुका है आंग्ल भारतीय। जो इंडियन एंग्लो इंडियन थे आपके ना, जो 2 सीटें हुआ करते खत्म कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन जानते हैं क्या होते हैं। एंग्लो इंडियन उन्हीं कहते हैं जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, गुलाम था उस समय, कई अंग्रेजों ने, है ना, भारतीय लोगों से शादी किया, बाद में भाग गए, है ना, तो उनके जो बच्चे थे उनको एंग्लो इंडियन कहा गया। अब वो धीरे धीरे कम हो गया, खत्म ही एक तरीके से हो गया है। तो इस तरीके से वो 2 पद भी खत्म कर दिए गए हैं। क्लियर हो गया, एंग्लो इंडियन जान गया क्या होता है आंग्ल भारतीय। अगला बताइए, निम्नलिखित में से बताइए किसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। किसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है, आपको बताना है आंसर क्या होगा। हाँ, नियुक्त की बात कर रहे हैं 260 नंबर। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कह रहे राज्य के जो मुख्यमंत्री है ना, राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं, है ना। राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सभी का देखिए आंसर आ रहा है, ठीक है ना। आंसर यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लो सभी का जवाब आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्ति तो राज्यपाल करेंगे ना, राष्ट्रपति थोड़ा करते हैं, राज्यपाल करते हैं, राज्यपाल, ठीक है ना, राज्यपाल आपके करते हैं। और इस तरीके से जो आपके 100 प्रश्न थे कंप्लीट कर दिए गए हैं। 260 नंबर तक सीरीज चली चुकी है। इसके